यस सर। ठीक है। Good evening, sir. यस, गुड इवनिंग शालिनी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो चलो सर स्टार्ट करें आज का कंपनी लॉ क्लास। तो कंपनी लॉ में चल रहा है सर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक, जिसमें हम लोग कंपनी मीटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं सर। हाँ, कंपनी मीटिंग्स, रजिस्टर, वेरियस टॉपिक्स है इसके अंदर। मतलब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट के अंदर काफ़ी सारा सेक्शंस कवर किया गया है। ठीक है, तो मैं उसी टॉपिक में आप लोगों के साथ प्रीवियस 2-3 लेक्चर से बात कर रहा हूँ, और आज भी मैं उसी पॉइंट से फिर से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, जैसे लास्ट दिन मुझे जितना याद आ रहा है सर, मैंने प्री रिक्विजिट्स ऑफ ए मीटिंग, मतलब कंपनी में जो मीटिंग वगैरह होता है ना सर, तो कंपनी जब कोई मीटिंग करता है, जैसे स्पेशली अगर मैं सिंपल एक मीटिंग का बारे में याद दिलाऊं आपको, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, जो कंपनी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग होता है, और चाहे शेयर होल्डर हो, गवर्नमेंट हो, कंपनी के डायरेक्टर्स हो, जो भी प्रोमोटर्स हो, मेंबर्स हो, हम कोई वेट करते हैं सर एजीएम कब होगा, है ना। क्योंकि एजीएम पे कंपनी का डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी चीज़ें, और जो ज़रूरी बातें एजीएम में नहीं कर पाते हैं वो बात करते हैं ईजीएम में। ऐसे तो मैंने ईजीएम के बारे में अभी भी बात नहीं किया, मतलब ईजीएम का कैरेक्टर, लेकिन क्योंकि मीटिंग के बारे में चर्चा चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ईजीएम ईजीएम मतलब कनेक्शन हो ही जा रहा है सर। तो अच्छा, एक काम करते हैं, चलो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं एक बार। सर स्क्रीन शेयर है, एक बार जस्ट कंफर्म करना मुझे। स्क्रीन शेयर है रे? यस सर। Yes, sir. ओके सर। अच्छा देखो, तो बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये जो सेक्शन 88 से लेके 122 कंपनीज एक्ट 2013 में, ये जो एरिया है इसको हम लोग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एरिया के ऊपर कनेक्ट करते हैं। मतलब एक कंपनी अपना मैनेजमेंट को कैसे चलाएगा, उसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करेगा, इसके बारे में सेक्शन 88 और 122 के बीच में पूरा डिस्कशंस है मेनली। बाकी देखो सर कनेक्टेड सेक्शंस और भी जुड़ जाता है, बट मेन यही सब सेक्शंस है जो बेसिकली मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। और इस पर्टिकुलर मैटर पे अगर मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ा सा, तो आपको याद होगा सर, मैंने लास्ट वीक या उससे प्रीवियस वीक्स में आपको मैंने रजिस्टर के बारे में बात कहा, आपको मैंने एनुअल रिटर्न के बारे में बात कहा, आपको मैंने मीटिंग्स के बारे में आइडिया दिया, और फिर मैंने प्री रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग, जिसमें मैंने प्री रिक्विजिट क्या है उसके बारे में एक आइडिया हम लोग क्लास में डिस्कस कर पाए सर। और कोरम के बारे में मैंने बात करने का हमें मौका मिला था, है ना सर। कोरम क्या है, कितना मेंबर में कितना कोरम चाहिए, मतलब मीटिंग होने के लिए कितना मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए फिजिकली, तब जाके मीटिंग को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है नॉर्मली, अगर प्रॉपर मेंबर अटेंड ना हो। ठीक है, बेसिकली अटेंडेंस है सर। कोरम मतलब जैसे क्लास चलाने के लिए स्टूडेंट का जरूरत पड़ता है, वैसा ही कंपनी को भी अपना मीटिंग करने के लिए मेंबर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो कितना मेंबर आने से मीटिंग किया जाएगा, और कितना मेंबर आने से मीटिंग कैंसिल मतलब पोस्टपोन किया जाएगा या एडजॉर्न किया जाएगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग कोरम में डिस्कशंस कर रहे थे। तो बात करते करते सर हम लोग वापस आ पहुंचे सर उसी एरिया में, कि कोरम के बाद मतलब मीटिंग तो होगा, कोरम होएगा तो मीटिंग होनेगा। ठीक है सर, अगर कोरम अवेलेबल है, जो आपको मैंने लास्ट दिन बताया था कि अगर कोरम है मतलब कोई भी कंपनी मीटिंग, ठीक है, जैसे कि एजीएम वगैरह में अगर कोरम अवेलेबल है तो मीटिंग तो करना है। लेकिन अब सवाल उठता है सर, मीटिंग होगा तो उसमें चेयरमैन का रोल है ना, मतलब मीटिंग को चेयर कौन करेगा, है ना। तो चेयरमैन के बारे में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, इसके बारे में नॉलेज लेना है सर। ठीक है, कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 एज वेल एज कंपनीज एक्ट 2013 इसके बारे में बात करता है कि भाई कंपनी के चेयरमैन के बारे में, मीटिंग के मतलब कंपनी के चेयरमैन नहीं सर, मीटिंग के चेयरमैन के बारे में लॉ क्या कहता है। वोटिंग, मीटिंग में वोट होता है, जब कोई पर्टिकुलर मैटर पे डिसीजन लिया जाता है तो मेंबर्स के अंदर एक वोटिंग का कॉन्सेप्ट चलता है सर। ठीक है, जैसे देश बनाने के लिए वोटिंग होता है ना, वैसे ही कंपनी को भी चलाने के लिए वोट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा किसी किसी भी डिसीजन मेकिंग में, तो कितना लोग फेवर में हैं, कितना लोग अगेंस्ट में हैं, तो इसमें चेयरमैन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ठीक है, ठीक जैसे देश को चलाने के लिए टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इलेक्शन कमीशन वोट को मैनेज करता है, तो इलेक्शन कमीशन का जो हेड होते हैं, वैसा ही अगर आप कंपनी लेवल में देखो तो एक चेयरमैन होगा, तो चेयरमैन क्या करेगा, चेयरमैन सिंपल इतना करेगा कि मीटिंग प्रॉपरली चले, ये देखना। लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल्स में जानना है कि चेयरमैन का क्या काम है, चेयरमैन को
क्या क्या करने का मौका है, क्या पावर है चेयरमैन के पास। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली हम लोग वोटिंग के बारे में बात करेंगे सर आज, ठीक है। वोटिंग मतलब कितना तरीका होता है कंपनी के मीटिंग वगैरह में वोट देने का, और उसके बारे में कंपनी लॉ क्या कहता है। फिर रेजोल्यूशन कैसे पास होता है, कितना तरह का रेजोल्यूशन होते हैं, और मीटिंग्स का थोड़ा सा और कुछ बातें। तो ये मेनली एरिया ऑफ डिस्कशन है जिसके ऊपर चर्चा चल रहा है। और मैंने जस्ट आपको एक बार रिकॉल करा दिया कि सर हम लोग ये सेक्शंस अभी तक पढ़े हैं और कुछ सेक्शंस हमें पढ़ना बाकी है, ठीक है। जैसे रजिस्टर में सेक्शन 88 से 91, 95, एनुअल रिटर्न के अंदर 92 से 94, ठीक है। फिर मैंने लास्ट दिन सेक्शन 96 से बातचीत करना चालू किया, अभी ये वाला एरिया चलेगा सर। और रिक्विजिट्स ऑफ कन्वेनिंग मीटिंग मतलब रिक्वेस्ट डाल के भी मीटिंग होता है सर, ठीक है। स्पेशल रिक्वेस्ट डाल के भी मीटिंग अरेंज किया जाता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात हुआ है, मुझे जितना याद आ रहा है सर। ओके ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल केस लॉ भी बीच बीच में आएगा तो चर्चा कर लेंगे सर। अच्छा, मुझे एक चीज याद आ गया सर वापस कि ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस, ये बहुत ही एक वाइटल टॉपिक था, मतलब एग्जाम पर्पस में ये बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आपको कनेक्टेड देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर। तो इस टॉपिक को स्पेशल नजर दीजिएगा कि ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, जिसके बारे में मैंने आपके साथ इतना तो चर्चा किया था, मुझे याद है। अड्डा होता है सर, ऑर्डिनरी बिजनेस इज अ अड्डा। अड्डा में क्या आता है सर, वही ए फॉर एनुअल अकाउंट्स का डिस्क्लोजर, ठीक है, जिसको थोड़ा डिटेल्स में बोलने से ऐसा होता है कि कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। लेकिन सिंपल कहा जाए तो ऐसे कहा जाता है सर, एनुअल अकाउंट्स का डिस्क्लोजर, मतलब ऐसे बोलो आप, डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल अकाउंट्स। तो ये ए कहाँ से आया, आप बोलोगे सर मतलब जबरदस्ती मैच करा रहे हैं, नहीं सर, जबरदस्ती का बात कुछ नहीं है। ये जस्ट एक तरीका होता है किसी भी चीज को मैच कराने का, ठीक है, मतलब याद रखने के लिए इस तरह का ऑर्गेनाइज सिस्टम या अनऑर्गेनाइज सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ये अड्डा इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्डिनरी बिजनेस जब कोई मीटिंग में डिस्कशंस होता है तो उस पे मेन मेन क्या डिस्कशंस होता है, तो कॉमन सेंस लगा लो थोड़ा कि भाई एनुअल अकाउंट्स डिस्क्लोज करेगा कंपनी, हर साल का जो अकाउंट्स का डिस्कशंस है वो डिस्कस करेगा, डिविडेंड वगैरह के बारे में डिस्कस करेगा, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो ये डी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आ गया। अनदर डी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन। एंड लास्ट में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर रेम्यूनरेशंस। तो ये ना कुछ कॉमन बातें हैं सर, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉमन मीटिंग डिस्कशंस, हर मीटिंग में, हर एनुअल जनरल मीटिंग में ये कॉमन डिस्कशंस है, और ये करना जरूरी भी है ना। कंपनी का परफॉर्मेंस कहाँ से पता चलता है, ऑब्वियसली अकाउंट से पता चलता है। तो अकाउंट्स का डिस्कशंस तो करना चाहिए ना मीटिंग में कि भाई कंपनी का ये परफॉर्मेंस रहा है, ये अकाउंट्स पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि अकाउंट्स में सारा रिकॉर्ड को रखा जाता है और उस रिकॉर्ड के थ्रू से ही डेटा का एनालिसिस करके मीटिंग में सभी के सामने पेश किया जाता है। तो ये एक तरीका है सर, ठीक है, बिजनेस में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ऑर्डिनरी बिजनेस के थ्रू से सभी सभी के सामने एक डिस्कशंस करना। और ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के बाकी जितना सारा बिजनेस होता है, ठीक है, वो सारा बिजनेस स्पेशल बिजनेस में आता है। मतलब स्पेशल बिजनेस क्या है, इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, ऑर्डिनरी छोड़ के जो भी डिस्कशन होगा वो हर डिस्कशन नॉर्मली स्पेशल बिजनेस होता है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने लास्ट वीक आप लोगों को इन्फोसिस के रियल एक ऑर्डिनरी बिजनेस का डेटा और स्पेशल बिजनेस का डेटा चेक कराया था कि इन्फोसिस का एनुअल जनरल मीटिंग का। जिन लोगों की लास्ट क्लास अगर बाई चांस मिस है या ड्यू टू एनी रीजन आप नहीं कर पाए, मैं जरूर बोलूंगा एक बार लास्ट ईयर का मतलब लास्ट वीक का क्लास जरूर गो थ्रू करें, तो आपको सुविधा होगा सर कनेक्ट करने में। ओके, या फिर रिवाइज भी कर सकते हो अगर आप भूल गए या फिर याद करना है तो वहां पर एग्जाम्पल के साथ बताया गया था ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस के बारे में। तो ये सेक्शन 102 सबसेक्शन 2 के अंदर ऑर्डिनरी बिजनेस का डिस्कशन था। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। सर ठीक है, ये सब आपने बोला था, तो आप चलो आगे बढ़ो। अच्छा, कोरम के बारे में सेक्शन 103, हाँ कोरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, कोरम, जिसमें आपको ये बताया गया था, मुझे याद है आपको भी याद होगा कि अगर कंपनी का मेंबरशिप मतलब नंबर ऑफ मेंबर अगर 1000 है, ठीक है, तो कोरम एटलीस्ट 5 जन अगर कंपनी के मीटिंग में आते हैं फिजिकली तो उसे कोरम माना जाएगा और मीटिंग को किया जाएगा। अगर मेंबर 1000 से 5000 के बीच में है तो कम से कम 15 मेंबर होना चाहिए, और अगर 5000 से ज्यादा का मेंबर है तो 30 से ज्यादा, कम से कम 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर आप प्राइवेट कंपनी चलाते हो तो मीटिंग करने के टाइम पे मिनिमम 2 मेंबर अगर आ जाता है तो बिल्कुल आप मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी के लिए बड़ा कॉमन सेंस लगा लो सर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो मिनिमम मेंबर ही होता है 2, है ना। अगर किसी को आज के डेट में
प्राइवेट कंपनी ओपन करना है तो उसको मिनिमम कितना मेंबर चाहिए, कितना मेंबर होने से आप प्राइवेट कंपनी ओपन कर सकते हो? 2 ना, 2 तो सिंपल है कि अगर 2 बंदा भी आता है मीटिंग में तो मीटिंग करना किया जाएगा। तो ये थोड़ा सेंस लगा के भी आप समझ सकते हो कि क्यों क्यों प्राइवेट के लिए ऐसा रूल बनाया गया और पब्लिक के लिए देखो ये डिपेंड करता है कि कितना इंपॉर्टेंस है। ये लॉ ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा होता है। तो ये सब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से, ये एक एग्जाम्पल कर रहे थे डाइस लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है, उसमें मीटिंग हुआ था। फिर एक एबी लिमिटेड का एक 2300 मेंबर का वाला एक क्वेश्चन था। तो ठीक है सर, ये सब तो हुआ था। अब जो हुआ है उसे रिवाइज करें और जो नहीं हुआ है वो आगे आगे करते रहेंगे हम लोग। सर चेयरमैन ऑफ मीटिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन 104, सेक्शन 104 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सर, एग्जाम पर्पस में बहुत ही वाइटल है। एग्जाम से सवाल भी पूछते हैं ये सब सेक्शन से। ये जो पूरा चैप्टर है बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से इस चैप्टर से सवाल तो हो ही जाता है। मतलब चाहे आप सीए का एग्जाम देख लो, सीएस का एग्जाम देख लो या सीएमए का एग्जाम, ये बड़ा ही कॉमन एरिया है, यहाँ से सवाल होता ही है। फिर चेयरमैन ऑफ मीटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो इलेक्शन ऑफ चेयरमैन बाय मेंबर्स। सबसे पहले बात है कि सर चेयरमैन क्या है, ये जानना जरूरी है। और चेयरमैन इलेक्ट कैसे होता है, ठीक जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, या फिर कुछ नहीं तो कम से कम अपने पाड़ा के क्लब में, मतलब आप जिस मोहल्ला में या पड़ो पाड़ा में रहते हो, ठीक है, कॉलोनी में रहते हो, कॉलोनी में क्लब होता है, तो क्लब में भी सेक्रेटरी चेयरमैन चुना जाता है ना सर। हेलो, अरे होता है कि नहीं होता, बोलो ना। यस ये सर। तो ये तो बड़ा ही एक कॉमन कॉन्सेप्ट है ना। पार्टी का कमान कौन संभालेगा। हाँ, विश्वजीत को तो अच्छे से पता होगा, पार्टी वाला बात बोलने से विश्वजीत को सब समझ आता है। क्या विश्वजीत, सही कि नहीं? यस सर। यस सर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोला सर। अच्छा तो ऐसे राजनीति ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब राजनीति में बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो इलेक्शन ऑफ चेयरमैन बाय मेंबर्स, सेक्शन 104 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 seeks to provide that unless the article of association of the company otherwise provide, मतलब अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब ये सब बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ है ना सर, एमओए एओए, अभी इसमें क्या बात करें फिर से, फिर इतना जरूर बोल सकते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी का रूल बुक। अगर कंपनी का रूल बुक या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर कुछ अलग से नहीं बोलता है, द मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, जो भी मेंबर पर्सनली प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब मानो एक कंपनी के अंदर कितना मेंबर हो सकता है, अब वो 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, जो एक कंपनी के अंदर देखा जाता है। काफी रिलायंस वगैरह का तो मेंबरशिप का क्या काउंट करे सर, जो लोग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और बड़ा कंपनी है उसका मेंबरशिप का काउंट तो बहुत होगा सर, ठीक है। लेकिन फिर भी एक कॉमन सेंस में मैं आपको बता रहा था कि 1000 5000 जो भी मेंबर हो। तो कहना क्या चाहता है, द मेंबर पर्सनली प्रेजेंट shall elect among themselves to be the chairman by show of hands, मतलब अपना शो ऑफ हैंड्स करके वो अपना मीटिंग में चेयरमैन को चूज कर सकता है कि भाई मैं इनको अपना चेयरमैन मानता हूँ, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही कॉमन सेंस है। ऐसे देखो रिसेंटली जैसे ये चेयरमैन को लेके या काफी बात हुआ है, चेयरमैन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ऐसे मतलब बीसीसीआई का जो बीसीसीआई चीफ, जैसे सौरभ गांगुली बीसीसीआई के चीफ थे, चेयरमैन थे, तो सौरभ गांगुली को चेयरमैनशिप से क्या हुआ, मतलब उनका टर्म खत्म हो गया था। तो ऐसे सुना जा रहा था, क्योंकि सौरभ गांगुली ऐसे ही बड़ा फेमस है, तो सबको ही सोच रहा था कि फिर से गांगुली को किया जाएगा, बट गांगुली को नहीं किया गया। तो बंगाली इमोशंस में बड़ा ही ठेस पहुंचा, या फिर गांगुली का जो फैन फॉलोइंग सेगमेंट्स में बड़ा ही ठेस पहुंचा कि नहीं देखो गांगुली को हटा दिया। ऐसा नहीं है, ये आज तक तो बीसीसीआई चेयरमैनशिप में, मतलब क्रिकेट कंट्रोलिंग बोर्ड में, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई सेकंड टर्म कंटिन्यू कर रहा है एज ए चेयरमैन। तो ऐसा होता है, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में भी देखोगे, वहां पर भी ऐसा हुआ। रमीज राजा जो पाकिस्तान का चेयरमैन थे इतना दिन तक, अगर आप लोग खबर रखते हो ये सब चीजों का, ऐसे नॉट जस्ट क्रिकेट, फुटबॉल, बहुत सारी चीजों में, फ्रांस में भी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है लास्ट ईयर आई थिंक, कि फुटबॉल चेयरमैनशिप को हटा दिया गया। तो ऐसा चलता रहता है सर, ऐसा कंपनी लेवल में भी होता रहता है, ठीक है। कंपनी में भी काफी सारा एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे आगे कि कैसे कैसे होता है। बट ये तो सर मीटिंग का चेयरमैन का बात कर रहा हूँ, मतलब ये सिंपल है। मीटिंग मतलब एक मीटिंग करना है और मीटिंग का चेयरमैन बनेगा। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये मीटिंग के चेयरमैन का काम क्या है, मतलब कंपनी जब कोई मीटिंग करता है तो उस मीटिंग में चेयरमैन क्या करता है। अच्छा, चेयरमैन को इलेक्ट करने के लिए 2-3 तरीका है। शो ऑफ हैंड्स भी हो सकता है, डिमांड ऑफ पोल भी हो सकता है ना। डिमांड ऑफ पोल जैसे केबीसी में आप लोग जरूर देखे होंगे, है ना।
वही उस तरह से। तो उसमें डिमांड ऑफ पोल के अंदर मतलब वही वोट देके द सेक्शंस फर्दर प्रोवाइड दैट कि पोल इज डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, द चेयरमैन इलेक्टेड बाय शो ऑफ हैंड्स शैल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अंटिल सम अदर पर्सन इज इलेक्टेड एज चेयरमैन। जब तक कोई दूसरा बंदा चेयरमैन के हिसाब से इलेक्ट नहीं हो जाता तो जो पहले शो ऑफ हैंड्स में सिलेक्ट हुआ था वो अपना कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ पोल एंड सच अदर इलेक्टेड पर्सन शैल बी चेयरमैन फॉर रेस्ट ऑफ द मीटिंग। तो ये सब कंडीशंस है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, ठीक है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि आप शो ऑफ हैंड से मीटिंग में चेयरमैन बना सकते हो, आप पोल करके भी मीटिंग करके पोल कर मतलब बाई पोल करके, ठीक है, वोट करके कि भाई कितना कितना लोग इनको पोल में चूज करना चाहते हो, तो इस तरह से भी डिमांड फॉर पोल के थ्रू से भी हो सकता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है सर, पावर ऑफ चेयरमैन, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग। नाउ क्वेश्चन एक बड़ा सा सवाल आता है सर कि चेयरमैन का पावर क्या है, मतलब एक मीटिंग में, मतलब कंपनी मीटिंग में चेयरमैन का पावर क्या है। सर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इज द पर्सन, क्या कहता है लॉ, क्या कहता है, थोड़ा सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉ का कहना सुनना बहुत जरूरी है। कि चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इज द पर्सन हु मैनेजेस द मीटिंग एंड इंश्योर दैट द रिक्वायर्ड डेकोरम ऑफ द मीटिंग, मतलब मीटिंग का जो डेकोरम है, डेकोरम इन द सेंस कि जिस तरह से मीटिंग होना चाहिए, मतलब हर चीज में एक डेकोरम होता है, जैसे हर जगह का ना एक अपना अपना नियम होता है, ठीक है, अब उस नियम को फॉलो करना चाहिए। कुछ नियम ना बोला नहीं जाता बट बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल बात करते हैं, जैसे मंदिर में जाके या कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस में जाके, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, वहां पर जाके क्या हम लोग हल्ला चिल्ला करेंगे सर? हाँ, वो शांति का जगह है, लोग वहां बैठते हैं, अपने आराध्य को पूजते हैं, थोड़ा सा शांति रखते हैं, तो वहां पर जाके अगर कोई चहल पहल करेगा तो वहां का डेकोरम नहीं हो रहा है ना सर, सिंपल बात है। तो जैसे कंपनी मीटिंग में भी उसका कुछ डेकोरम होगा, तो वो डेकोरम प्रॉपर मेंटेन करे, ठीक है। जैसे आप अगर खबर देखेंगे, नहीं पता नहीं, ट्वीट में बड़ा वायरल हुआ है ट्विटर में, ये एरोप्लेन में बैंकॉक से कोलकाता में कोई प्लेन आ रहा था, बैंकॉक एयरलाइंस का ही, क्या कुछ स्माइल बोल के कोई एयरलाइंस है, उसमें दो बंदा लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया, इंडियन मतलब हमारे यहाँ का ही है, कोलकाता का ही मोस्ट प्रॉब्ली। तो दो बंदा में लड़ाई चालू हुआ और एक बंदा थोड़ा सा मतलब ताकत उसका ज्यादा था, थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा है दूसरे बंदे को, और वो बंदा अपने आप को सिर्फ बचाने का कोशिश कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या एरोप्लेन मारपीट करने का जगह है? मतलब फ्लाइट में बैठ के चाहे कुछ भी कारण से डिस्प्यूट क्यों ना हो, ठीक है, तो क्या वहां पर मारपीट होगा? हाँ, बाद में कर लेना, प्लेन के अंदर मारपीट, मतलब गजब है। अब उन लोगों को शायद जो बंदा गुंडागिरी किया था उनको छोड़ेगा नहीं, मेरे को पूरा ये है कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए, जो भी हो। आपको कुछ कंप्लेन हो आप बताओ। हाँ, अब इस तरह से एक फ्लाइट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक डेकोरम है, आप उसको कैसे तोड़ सकते हो? अब चलो यार, दुनिया के सामने देश का नाम बेइज्जत नहीं करना चाहिए, जो भी हो। अच्छा, तो बात ऐसा है कि चेयरमैन क्या करता है, मीटिंग का डेकोरम को देखता है, रिक्वायर्ड डेकोरम ऑफ द मीटिंग इज मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स, पूरे समय तक, ठीक है, टिल द मीटिंग इज कंक्लूडेड, जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाता, एंड पोस्ट दैट एग्जीक्यूट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। जैसे आपको मैं मिनट्स दिखाऊंगा कि मिनट्स कैसे होता है सर, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, ठीक है, जब मीटिंग कंप्लीट हो जाता है ना, तो मिनट में मतलब मीटिंग में जो भी डिस्कशन होता है ना, उसको मिनट्स में नोट डाउन किया जाता है, कुछ इस तरह का। भी एक कंपनी का मिनट्स का अगर मिल जाए तो आपको समझ में सुविधा हो जाएगा। ये देखो, ये रिलायंस का ही एक मिनट्स है, मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ 34th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ रिलायंस कैपिटल लिमिटेड 23 जून 2020। कभी कभी हो, फर्क नहीं पड़ता, बट हमें मिनट्स का एक आइडिया लग जाता है सर, ठीक है। आप देख पा रहे हो सर यहाँ पर? हेलो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये जब कोई कंपनी अपना मीटिंग करता है, जैसे ये रिलायंस कैपिटल का है, ठीक है, इसमें कौन है? रिलायंस कैपिटल किसका है सर? रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी का है। मिस्टर अनिल डी अंबानी चेयरमैन, मिसेस छाया वीरानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर राहुल सारिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर ए एन सेतुरामन डायरेक्टर, फर्क नहीं पड़ता, अब आप लोग रीड कर लेना बाद में,
442 शेयर होल्डर्स वर प्रेजेंट थ्रू ऑडियो विजुअल मींस इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो खुद नहीं आ सकते, ठीक है, उनके बिहाफ में कोई आया है। और ये लोग हैं आपका CACS, ठीक है, ये देखो मिस्टर विशाल बी शाह, पार्टनर ऑफ पाठक HD एसोसिएट्स LLP, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और मिस्टर आशीष भट्ट, प्रोप्राइटर ऑफ आशीष के भट्ट एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग CS एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर्स भी यहाँ पर है। और मिस्टर अनिल डी अंबानी टुक द चेयर। अब चेयरमैन अपना मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, चेयर को बैठ गया, अब मीटिंग होने वाला है, मेन पॉइंट डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, अब देखो कैसे ड्राफ्ट किया गया। The chairman stated that it was 12 noon and it was the time to start AGM. ठीक है, देख रहे हो सर? The chairman welcomed the member of 34th AGM meeting of the company and informed that requisite quorum was present. क्या लिख रहा है? And informed that requisite quorum was present and called the meeting to order. Quorum present है और हम मीटिंग को जरूर एकदम ऑर्डर करें। The chairman thereafter stated that the directors, statutory auditors, secretarial auditors and KMPs मतलब key managerial personnel, ठीक है, were present in the meeting. The chairman further informed that meeting was held through audio visual means as per the provisions of Companies Act 2013 and circular issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI, Security Exchange Board of India. ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ना, तो सेबी का डेकोरम मतलब सेबी का भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है, कंपनी लॉ तो फॉलो करना ही है। फर्दर ऑथराइजेशंस वर रिसीव्ड for 26,34,405 equity shares of the company from corporate shareholders. For this meeting, provisions for appointment of proxy were not applicable. हम लोग प्रॉक्सी के बारे में बात करेंगे सर, है ना। ऐसे प्रॉक्सी कौन होता है? अगर आप कंपनी का मतलब मेंबर हो, अगर आप नहीं जा पाते तो आपके बिहाफ में कोई प्रॉक्सी जाएगा। यहाँ पर ये बोला कि यहाँ पर प्रॉक्सी नहीं आ सकता, जो मेंबर है उसी को आना पड़ेगा, तो बोल दिया। द रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ वर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शंस। ठीक है, जिसको जो भी जरूरी डेटा है वो कंपनी में जाके जो भी मीटिंग में गया है वो चेक कर सकता है। और अगर वर्चुअल हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई पर्टिकुलर वेबसाइट में जगह होगा जहां पर ये लोग कोड जाके वहां पर चेक कर सकता है। ठीक है, द चेयरमैन ऑल्सो इन्फॉर्म दैट AGM एनुअल रिपोर्ट, क्या इन्फॉर्म कर रहा है? एनुअल रिपोर्ट 1920 का, क्योंकि ये 2020 का है। ये जो मैं रिपोर्ट आपके मिनट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये मिनट्स 2020 का है, रिलायंस कैपिटल का, अनिल अंबानी का कंपनी है। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट 1920 का डिस्कशन चल रहा है, हैड ऑलरेडी बीन सर्कुलेटेड थ्रू ईमेल, सभी को शेयर कर दिया गया, एंड द सेम वाज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज एंड के फिनटेक। ठीक है, मतलब जो भी स्टॉक एक्सचेंज है और जो भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है सभी को दे दिया गया। डिटेल प्रोसीड्यूर्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अटेंडिंग AGM एंड ई वोटिंग वर एक्सप्लेन्ड इन द नोटिस ऑफ AGM। जो लोग कंपनी सेक्रेटरी है ना, मतलब आगे आगे जो लोग CS बनेगा, ये ड्राफ्टिंग नॉर्मली वही लोग करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है सर। अब प्रोविजंस फॉर रिमोट ई वोटिंग कैसे होगा, ये देखो ऑर्डिनरी बिजनेस का डिटेल्स बोला है, ये देखो एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस। ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस में अगर कोई भी पर्टिकुलर डेटा है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास हो जाता है, बट रेजोल्यूशंस के ऊपर मैं आगे आगे बात करूंगा, तो रेजोल्यूशंस में बात करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो कि किस तरह से ऑर्डिनरी बिजनेस को डिस्कस किया। फिर देखो यहाँ पर स्पेशल बिजनेस को भी डिस्कस किया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर A.N. सेतुराम एज डायरेक्टर। ठीक है, तो उसके लिए भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया। जरूरी नहीं कि स्पेशल बिजनेस होगा तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ऐसा कोई चीज नहीं, वो डिपेंड करता है कि किस पॉइंट में हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन लगाएंगे और किस पॉइंट पे नहीं, वो मैं रेजोल्यूशंस में बात करूंगा सर। ठीक है, अभी रेजोल्यूशंस टॉपिक में मैंने पहुंचा नहीं, तो जैसे ही पहुंचूंगा फिर मैं बात करूंगा आपके साथ। बट ये जो मैं आपके साथ अभी बातचीत कर रहा हूँ या फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, ये देखो ये ऑडिटर रिपोर्ट है। ठीक है, अब इसमें ऑडिटर का जो भी डिटेल्स है कंपनी के बारे में, ऑडिटर क्या बोला है, ठीक है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिट क्या चीज का रिपोर्ट देता है? ऑडिटर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्ट देता है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। ठीक है, द चेयरमैन रिक्वेस्टेड मिस्टर अतुल टंडन, कंपनी सेक्रेटरी, टू रीड द रिलेवेंट पोर्शंस ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। देख पा रहे हो सर? चेयरमैन जो है वो अतुल टंडन को बोल रहा है, CS को, to read the relevant portions of auditor's report and the director's report. So Mr. Atul Tandon read the observation mentioned of the auditor's report and standalone and consolidated financial statement. Standalone मतलब जो कंपनी का खुद का है, मतलब जो एकदम ओन कंपनी का है, और consolidated मतलब अगर कंपनी का कोई सब्सिडियरी है, ठीक है, तो उसका मिला के। स्टैंडअलोन क्या होता है? जिसमें कंपनी सिर्फ अपने बारे में बात करता है, और कंसोलिडेटेड में सब्सिडियरी वगैरह मिला जुला के बात करता है। तो दोनों रिपोर्ट रीड करने के लिए बोला गया। देयर आफ्टर द चेयरमैन इन्फॉर्म द मेंबर अबाउट द करंट सिनेरियो इन इंडिया। ठीक है, अब देखो ये लोग भारत के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग कभी कभी क्लास में भारत के बारे में बात कर ही लेते हैं सर, है ना, जरूरी होता है। क्यों भारत के बारे में बात करते हैं? क्योंकि भारत को समझेगा तब ना बिजनेस को समझेगा।
अब ये क्या है, अब कोई बोलेगा सर क्या आप फालतू का दूसरे का मीटिंग पढ़े जा रहे हो। सर दूसरे का मीटिंग नहीं पढ़ रहे, दूसरे का मीटिंग में मिनट्स में क्या लिखा जाता है इसका आइडिया दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मिनट्स में क्या लिखा होता है ये तो आगे आपको ऐसे ही मिनट्स में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रीड करके सुना दिया आपको। अब आगे आप और भी डिटेल्स में पढ़ सकते हो सर, ऐसे 14 पेज का मिनट्स है। ठीक है, सो आप भी डाउनलोड करो, ये सब चीजें डाउनलोड करके आप पढ़ो, कोई मना नहीं करता है आपको। तो यहाँ पर देखो ये बोल रहे हैं कि भारत का सिनारियो कैसा है। ठीक है, उसमें रिलायंस कैपिटल का बिजनेस का क्या सिनारियो होगा। ठीक है, तो एवरी ईयर आई हैव द प्रिविलेज ऑफ प्लेजर ऑफ ग्रीटिंग यू इन पर्सन एट आवर AGM, बट दिस ईयर बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक वी आर कंडक्टिंग द AGM ऑनलाइन। आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिलीज आर वेल एंड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द न्यू मंत्रस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब जो भी बातें होता है ना उसी को मिनट्स में शॉर्ट पॉइंट्स में लिखना पड़ता है। ठीक है, उसी को मतलब शॉर्ट पॉइंट्स में लिखना पड़ता है। ये देखो, at the outset let me with the greatest humility join 1.4 billion grateful Indians in saluting the extraordinary courage, heroism and valor of our men in uniform in the face of Chinese actions। मतलब जो चाइना बॉर्डर में अटैक किया था, भारत के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ऑनर ऑफ आवर मदरलैंड, भारत माता। मीटिंग में ये सब बात भी होता है। ठीक है, अब जरूरी है कि हमेशा पैसा का ही बात होगा। हाँ देश के अंदर काम चलता है तो देश के बारे में भी बात होता है सर। मतलब जरूरी है कि कंपनी का मीटिंग है तो सिर्फ पैसा पैसा क्यों नहीं हो रहा है। ये देखो गलवान वैली का भी बात हुआ, लद्दाख में गलवान वैली में चाइना अटैक किया था उसके बारे में मीटिंग में बात हुआ। नरेंद्र मोदी जी कुछ डिस्कशंस किया तो उसके बारे में बात किया। ऐसे आज मोदी जी के माँ का देहांत हो गया सर। ठीक है, मतलब परलोक सुधारे, मतलब पधारे। तो जो भी हो वो एक बहुत ही दुखद है, लेकिन ठीक है, मतलब मोदी जी काफी स्ट्रॉन्ग मैन है, हम लोग को पता है। मोदी जी का नाम है तो मुझे याद आया सर। अच्छा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या चीज चलता है। अब इसके आगे आगे और जाओगे ना आपको और डिटेल्स कंपनी रिलेटेड मैटर भी, रिलायंस का जनरल इंश्योरेंस का क्या खबर, रिलायंस का जो भी कैपिटल के अंदर चलता है बिजनेस का, वो सारे बिजनेस के बारे में कंपनी अभी धीरे धीरे मीटिंग में बात कर रहा है। और लास्ट में चेयरमैन, ये देखो वोट ऑफ थैंक्स। ठीक है, वोट ऑफ थैंक्स, और फिर लास्ट में चेयरमैन यहाँ पर डिटेल्स लिखता है, फिर उसमें साइन करते हैं। फिर इस तरह से रिलायंस कैपिटल का डिटेल्स आपको दिख रहा है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, एज पर लॉ हो रहा है, एज पर कंपनीज एक्ट हो रहा है। तो ये सब प्रैक्टिकली आप लोगों को करना है सर। ठीक है, यही सब चीजें आप लोगों को प्रैक्टिकली करना है। तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि देखो पढ़ाई के साथ साथ अगर आप, किताब का ज्ञान ज्यादा दिन तक काम नहीं आता है। ठीक है, मतलब स्पेशली रियल लाइफ में तो किताबी ज्ञान काम नहीं आता ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा किताब के अंदर जो लिखा हुआ है उसको आप रियल लाइफ पे थोड़ा कनेक्ट करें, और जो भी चीजें आप किताब के थ्रू से जान पा रहे हो उसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे क्या होता है उसके साथ थोड़ा सा कनेक्ट करें, तो आपको काफी सुविधा होगा। और आपको कंपनी में जब आप काम करोगे या फिर आपका खुद का बिजनेस या फार्म रहेगा, आपको बहुत सुविधा होगा सर। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया ना, मिनट्स के बारे में आइडिया मिला आप लोगों को? है सर। क्यों सर, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ के ही सुना दिया। ठीक है, जैसे वहां पर अनिल अंबानी बोल रहे थे ना अपने CS को कि जरा पढ़ के सुनाओ, ऐसे आप लोग मुझे बोला नहीं, पर मुझे लगा कि बोलना चाहिए। ऐसा मेरे लिए तो सब डिफॉल्ट है, सब कुछ पढ़ के सुनाना मुझे ऐसे ही पड़ता है, तो बाई डिफॉल्ट पढ़ के सुना दिया। अच्छा, अब चलो फिर से आ जाते हैं ना। अब देखो, तो till the meeting is concluded and post that execute the minutes of the meeting, the chairman has prima facie authority। चेयरमैन के पास प्राइमा फेसी अथॉरिटी होते हैं। प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी अथॉरिटी टू डिसाइड ऑल क्वेश्चंस व्हिच अराइज एट अ मीटिंग एंड व्हिच रिक्वायर डिसीजन एट द टाइम। ठीक है, मतलब चेयरमैन के पास क्या होता है सर, प्राइमा फेसी रिक्वायरमेंट होते हैं, प्राइमरी रिक्वायरमेंट होते हैं कि भाई मिनट में मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा है, या फिर तुरंत कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा क्या। तो जो कुछ भी है वो सब कुछ चेयरमैन के पावर है। ठीक है, अगर कोई तुरंत डिसीजन लेना पड़े तो भी बोलेगा which arise at the meeting which require decision at the time in order to fulfill his duty properly he must observe strict impartiality। पार्शियल तो चेयरमैन बिल्कुल नहीं हो सकता ना सर, पार्शियलिटी अच्छा चीज होता ही नहीं है। वो अलग बात कि हम लोग जब देखते हैं कि सोसाइटी में या कंपनी लेवल में जब भी कुछ गड़बड़ घोटाला होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है सर, वही पार्शियलिटी का प्रॉब्लम देखोगे। अगर आप रिसेंट खबर समझोगे तो पता चलेगा पार्शियलिटी में होता क्या है। जैसे देखो मैंने जस्ट चंदा कोचर लिखा था, तो आपको यहाँ पर चंदा कोचर एकदम हाईलाइट हो गया। और ये देखो सर, लोन फ्रॉड 14 डे कस्टडी फॉर एक्स ICICI बैंक CEO चंदा कोचर हस्बैंड। ठीक है, ये देखो इसके डिटेल्स में जाएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि पूरा केस हुआ क्या था।
सर 3250 करोड़ की समथिंग का कुछ इरेगुलरिटीज है एक्चुअली। ये देखो सर, पार्शियलिटी का प्रॉब्लम क्या है, अब ये मीटिंग का चेयरमैन तो नहीं थे, ये तो बैंक का चेयरमैन था। तो चाहे चेयरमैन मीटिंग का हो या चाहे चेयरमैन नॉर्मल, देखो कंपनी का भी जो चेयरमैन होते हैं वो कंपनी का हेड ही होते हैं। जैसे ये आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे, ज्यादा पुराना बात नहीं है, 2-3 साल पहले चले जाओ आपको देखने को मिल जाएगा। The CBI got 3-day custody of Chanda, Deepak and Videocon Group chairman Venugopal Dhut that are co-accused of ICICI Bank money laundering case on Monday, which was eventually extended for 2 more days on Wednesday. क्या हुआ था सर? थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ मैं आपको कि 2009 से 11 के बीच का बात है, ठीक है। उसमें वीडियोकॉन ग्रुप को कुछ लोन दिया गया था, कुछ समथिंग 3000 समथिंग, ठीक है, 3200 समथिंग। यहाँ पर पहले 1875 का बात कर रहा है, आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक पूरा डेटा बता रहा हूँ कि कुछ समथिंग 3-3.5 करोड़ के आसपास का कुछ लोन पास हुआ था। और एक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर यहाँ पर कि ये सबसे बड़ा जो सवाल है कि सीबीआई इन तीनों को पकड़ा है, चंदा जी और उनके हस्बैंड दीपक जी, मतलब दीपक कोचर, और मतलब वीडियोकॉन ग्रुप के जो मालिक है दैट इज वेणुगोपाल धूत। और ये वेणुगोपाल धूत एंड चंदा जी के हस्बैंड दीपक कोचर, ये लोग ज्वाइंटली काफी सारा बिजनेस करते थे, ठीक है। जैसे कुछ न्यू पावर बोल के कोई कंपनी है, अब आगे आके सब चेक करेंगे ना, रिसर्च सर्वे करेंगे तो आपको डिटेल्स मिलेगा। तो ये लोग ज्वाइंटली भी काफी सारा बिजनेस करते थे, तो बेसिकली दे आर बिजनेस पार्टनर, दे आर बेसिकली फ्रेंड, ठीक है। अब इनको आईसीआईसीआई बैंक लोन दे रहा था, ये लोग अप्लाई किया और आईसीआईसीआई बैंक इनको लोन सैंक्शन कर रहा था। लेकिन मजा का बात ये है सर, मतलब डेंजरस थिंग क्या है सर, एज पर द लॉ कभी भी मतलब जब रिलेटेड पार्टी में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो चंदा जी कभी भी बोर्ड का मतलब जो मीटिंग बना था ना, लोन के लिए बैठक बैठता है कि लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। मतलब इतना बड़ा लोन है, कोई 3000 करोड़ का लोन किसी को दिया जाएगा, कोई मामूली बात है सर। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो बोर्ड बनाया गया था कि भाई लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इस बोर्ड का मेंबर कभी भी चंदा जी तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चंदा जी का हस्बैंड और उनके हस्बैंड के फ्रेंड है इस पर्टिकुलर मैटर में, तो यहाँ पर चंदा जी तो बायस हो जाएंगे ना। आप चंदा जी को कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो लॉ कभी भी ऐसा परमिशन नहीं देता है। लेकिन फिर भी चंदा जी इस पर्टिकुलर मैटर में बैंक का जो बोर्ड बना था उसका मेंबर थे। ऐसे तो वो कंपनी का मतलब आईसीआईसीआई का हेड थे ही, चेयरमैन तो थे ही, लेकिन जो भी हो उनको हट जाना चाहिए था, खुद से ही हट जाना चाहिए था, क्योंकि ये कॉमन कॉन्सेप्ट है और साथ में लॉ भी तो होता है। तो ये हटा नहीं था यहाँ से, तो इसको लेके अभी बहुत सारा केस चलेगा। अब आगे आप लोग देखते जाओ कि क्या होता है, ठीक है। आप लोग भी इसका अपडेट मुझे देते रहना सर, अगर कोई फर्दर खबर आप लोग को मिलता है तो, ठीक है। कई कबार मुझे भी काफी सारा चीज मिस हो जाता है, तो आप लोग भी अपडेट रहिएगा और मुझे बताइएगा सर कि क्या हो रहा है। सो मेरा बात ऐसा है सर कि चाहे आप एक मीटिंग का चेयरमैन बने, चाहे आप एक कंपनी का चेयरमैन बने, ठीक है, चाहे एक बैंक के चेयरमैन बने, आपको इम्पार्शियल होके ही काम करना चाहिए, ठीक है। फेवरेटिज्म का कोई मतलब नहीं होता, और फेवरेटिज्म से अल्टीमेटली मुश्किल बढ़ता है सर। तो ये सब मीटिंग वगैरह ना बहुत वाइटल होता है सर, इसीलिए ये सब बात करना पड़ता है लॉ। अभी ये कोई याद रखने वाला चीज थोड़ी है कि भाई चेयरमैन को इम्पार्शियल होना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है। ये कॉमन सेंस है कि चेयरमैन ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट इम्पार्शियलिटी, ये लिखने वाला चीज थोड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि आजकल हम लोग मोरालिटी भूल जा रहे हैं, तो हर चीज को लॉ को लिख के बताना पड़ता है, क्योंकि आजकल मोरल वैल्यूज खत्म है ना। कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ कितना बोलना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, ये सब आदत लोगों का छूट जा रहा है, क्योंकि मोरल वैल्यूज आजकल तो छोड़ो सर। तो पावर ऑफ चेयरमैन में ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, राइट टू कास्ट कास्टिंग वोट, राइट टू कास्ट कास्टिंग वोट। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है चेयरमैन के केस में, ध्यान से सुनना। मतलब जैसे आप लोग फुटबॉल में टाई ब्रेकर सुने हो सर? हेलो, अरे फुटबॉल में होता है ना टाई ब्रेकर, सर आप लोग कनेक्टेड हो? है दादा। सर फुटबॉल में टाई ब्रेकर सुना है कि नहीं सुना आप लोग? ओके सर, मतलब जब टाई हो जाता है तो टाई ब्रेकर के लिए क्या किया जाता है? पेनल्टी। इस बार भी वर्ल्ड कप फाइनल पेनल्टी में हुआ ना डिसीजन, अर्जेंटीना वर्सेस कौन खेला था फाइनल? ओके, तो फ्रांस, तो अल्टीमेटली टाई ब्रेकर में ही हुआ सर। वैसा ही यहाँ पर भी आप ऐसे ही सिचुएशन देखे हुए, ये जो राइट टू कास्ट कास्टिंग वोट जो है ये बेसिकली टाई ब्रेकर वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब चेयरमैन के पास टाई ब्रेकर के लिए डिसीजन मेकिंग पावर है।
द चेयरमैन हैज ए कास्टिंग वोट इन बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग, चाहे बोर्ड मीटिंग हो चाहे जनरल मीटिंग हो, चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट का पावर है। इफ स्पेसिफिकली एम्पावर्ड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, अगर आप कंपनी के एओए बुक में बोला है तो जरूर ये हो सकता है। The casting vote means that in the event of the equality of vote, जब वोट में इक्वालिटी आता है, मतलब मानो किसी पर्टिकुलर मैटर में डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो सर, ये मीटिंग देख के भी आपको समझ में आ रहा है कि कितना सारा मैटर में डिसीजन लिया जाता है। ये देखो, ये देखो, अब देख सकते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ वोट कास्ट इन फेवर, वोट कास्ट इन अगेंस्ट। ये रिलायंस कैपिटल का मैं बता रहा हूँ आपको। Resolution number as stated in the notice dated 8 May 2020 for the AGM held on June 23, 2020, Reliance Capital का। Resolution number 1 as an ordinary resolution था एक, तो ordinary resolutions किसी मैटर में चल रहा था, उसमें फेवर में वोट पड़ा है 94% और अगेंस्ट में गया है 5%, अप्रूव्ड बाय रिक्विजिट मेजोरिटी, ठीक है। मतलब जिन लोगों ने रिक्वेस्ट डाला था, मैक्सिमम मेजोरिटी ने रिक्वेस्ट को हाँ करा। सभी जगह में काफी मेजोरिटी में वोट पड़ा है सर, टाई ब्रेकर सिचुएशंस नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा होता किसी सिचुएशंस में कि 50-50 हो गया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मैटर में 50-50 सिस्टम आ रहा है सर, अगर जैसे मतलब रेजोल्यूशन 1 हो, रेजोल्यूशन 2 हो, रेजोल्यूशन 3 हो, अगर इन एनी मैटर अगर किसी भी तरह से ऐसा होता है कि टाई हो जा रहा है 50-50, तो 50-50 हालत में डिसीजन पास कैसे होगा? डिसीजन पास कैसे होगा? तो डिसीजन पास की अगर प्रॉब्लम है तो इन दैट केस कास्टिंग वोट का पावर आ जाता है चेयरमैन के पास। तो इन दैट केस चेयरमैन अपना वोट किसी मैटर में सुना सकते हैं कि भाई मेरा फेवर में है कि अगेंस्ट में। तो ये बेसिकली, लेकिन इसके बारे में आर्टिकल में बोलना चाहिए कि ऐसे सिचुएशंस में चेयरमैन ऐसे कर सकता है, ये आर्टिकल में पहले से बोलना चाहिए, ठीक है। तो कास्टिंग वोट मींस दैट इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट ऑन ए पर्टिकुलर बिजनेस बीइंग ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग, बिजनेस इन द सेंस ऑर्डिनरी बिजनेस या फिर स्पेशल बिजनेस। अब जो लोग लास्ट क्लास जिन लोगों का मिस है वो जरूर एक बार लास्ट क्लास सुने सर, उसमें मैंने ऑर्डिनरी बिजनेस एज वेल एज स्पेशल बिजनेस वगैरह के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी देके रखा, ठीक है। तो मस्ट गो थ्रू सर, जिनका भी मिस है मेरे से क्लास का लिंक ले लो और जरूर एक बार देख के रखो सर। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़े सर। तो casting vote means that in the event of equality of vote on a particular business being transacted at the meeting, the chairman of the meeting shall have a right to cast a second vote. If there is no provision in the article for casting vote, अगर ऐसा कोई provisions नहीं है तो an ordinary resolution on which there is an equality of vote is deemed to be dropped. मतलब ऐसे situations में ordinary resolutions देके ये equality of vote के जो भी resolutions लेने वाला था उसको deemed to be dropped, मतलब उसको drop कर दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई सिचुएशंस, मतलब अगर आर्टिकल में ऐसा कोई प्रोविजंस ना है तो, प्रावधान अगर ना है तो ये सिंपल बात है। तो फिर अगेन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेके इक्वलिटी ऑफ वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब एग्जेम्पशन टू द प्राइवेट कंपनी के बारे में बोला है। इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी सेक्शन 104 शैल अप्लाई अनलेस अदरवाइज, मतलब सेक्शन 104 क्या मतलब सेक्शन 104 मतलब यही चेयरमैन ऑफ मीटिंग के बारे में, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्टिव सेक्शंस ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, अगर कुछ अलग से नहीं बोला है तो। लेकिन यहाँ पर बोला है the exception shall be applicable to a private company which has not committed a default in filing its financial statement under section 137 और annual return under section 92। ये हर चीज में बोला हुआ है सर with the register, मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी एनुअल रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया या फिर अगर कोई प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 92 प्रॉपर्ली रजिस्टर वगैरह मेंटेन नहीं किया, ऐसे सिचुएशंस में उनके केस में कुछ स्पेशल कंडीशंस लगाया जा सकता है, अदरवाइज 104 उनके लिए एप्लीकेबल है। मतलब ये हर पॉइंट में आप देखोगे, अगर आप पुराना क्लासेस भी सुनोगे इससे पहले वाला, उसमें भी आपको ये चीज आपको हर जगह में दिखेगा कि नॉर्मली एग्जेम्पशन है, अदरवाइज आपको ऐसा करना पड़ सकता है, हर चीज में बोला है। अब जरा प्रॉक्सी में चले सर। हाँ, मैं आपको अभी कुछ देर पहले ये मीटिंग के अंदर प्रॉक्सी के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर लिखा था ये रिलायंस वाला, ये मीटिंग में आप लोगों ने अगर ख्याल किया है थोड़ा सा, कि वहां पर बोला हुआ था कि प्रॉक्सीज इस पर्टिकुलर मीटिंग में अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब कोई प्रॉक्सी अलाउड नहीं किया जाएगा, एकदम स्टार्टिंग वाला कोई पॉइंट था, आप लोगों ने देखा था सर? यस सर, कहाँ था बोलो तो? सबसे ऊपर में था। पर था पर था सर, ठीक है। चलो, आप लोगों ने ख्याल किया है तो बहुत अच्छा। अब 105 के अंदर एक्चुअली ये प्रॉक्सी के बारे में बोला है सर।
ठीक है, प्रॉक्सीज के बारे में बोला है 105 सेक्शन 105। अब बेसिकली प्रॉक्सी क्या है सर? प्रॉक्सी के बारे में आप लोग बचपन से जानते हो सर। कैसे? स्कूल में हम लोग दो कॉन्सेप्ट में प्रॉक्सी का बात करते थे, दो कॉन्सेप्ट में। एक, अगर हम कभी स्कूल नहीं जाते थे तो किसी फ्रेंड को बोलते थे कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा अटेंडेंस दे देना। तो सर ऐसे देखो सर, अगर कोई बहुत डिसिप्लिन वाला स्कूल में पढ़ा है जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, वहां पर बहुत प्रॉब्लम है सर, वहां पर नहीं कर सकता। मतलब जहां पर मान लो स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:20, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे जगह में 20 बच्चा है और एक टीचर है, या फिर 20 में से मानो हमेशा कोई आएगा ऐसा तो नहीं। तो सर एक क्लास में 60 बच्चा, एक क्लास में 60 बच्चा यार, हम लोग 60 बच्चा 60 बच्चा भी तो वो कम ही बोल दिया आपने। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, एक क्लास में हम लोग सर 170 से 180 स्टूडेंट पढ़ते थे। सर। हम लोग में सेक्शन भी था, एल तक सेक्शन था, ए से एल तक। अरे हम वही मैं बात कर रहा हूँ सर, आप लोग थोड़ा बेहतर स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है। हम लोग के स्कूल में আমাদের सर একসাথে এরকম ছিল। 80-90, हाँ तो समझ रहे हो ना सर? तो हाँ, मैं ये कॉमन क्लास का बात कर रहा हूँ। कुछ क्लासेस कॉमन होता था ना, तो कॉमन क्लास में हमें ऐसा मिलता था। बट हाँ, इंडिविजुअल लेवल में वही 80-90 मेरा भी वैसे ही चलता था, ठीक है। तो अब मानो 100 के भीड़ में अगर कोई बच्चा दूसरे का अटेंडेंस दे देता है, प्रॉक्सी मार देता है, तो टीचर को समझना भी पॉसिबल नहीं है। और वो कितने को पकड़ेगा? हाँ, वो क्लास लेगा कि अटेंडेंस लेगा? तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस, ठीक है। मतलब गलत चीज को पकड़ पाना कि भाई हाँ, फिर भी उसमें से कोई कोई टीचर ऐसा होता था सर जिनको ना स्टूडेंट का गला का आवाज से पता चल जाता कि कौन बदमाशी कर सकता है, ऐसा ऐसा। क्योंकि जो लोग जोड़ीदार होके आते थे ना स्कूल में, उनको पता होता था कि आज ये नहीं आया है तो उसका अटेंडेंस कोई दूसरा दे सकता है। चलो ये सब स्कूल वाला डेज है, बचपन वाला याद आ रहा है। अब छोड़ो, ज्यादा याददाश्त बढ़ाने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना बोलना चाह रहा था कि प्रॉक्सी के बारे में आप सबको बचपन से पता है, लेकिन ये प्रॉक्सी और वो प्रॉक्सी में कुछ फर्क है क्या सर? कैरेक्टरिकल मतलब अगर मतलब इसका कैरेक्टर को देखा जाए तो फर्क नहीं है। बट हाँ, कंपनी लॉ इसको कंपनी पर्सपेक्टिव से थोड़ा अच्छे से बात करता है। चलो वही देखते हैं कि आप किसी के बिहाफ में पहले बचपन में जैसे अटेंडेंस दे देते थे, वैसे यहाँ पर कोई किसी के बिहाफ में मीटिंग अटेंड करने चला जाता है, ठीक है। मीटिंग अटेंड करने चला जाता है सर, मतलब बेसिकली वही कि वो नहीं आया, उसके बिहाफ में मैं आया, मेरे को भेजा गया, ठीक है। तो ये पॉसिबल है और वोट दे सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता। सर कैसे? चलो देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ए प्रॉक्सी इज एन इंपॉर्टेंट राइट ऑफ ए मेंबर। मेंबर मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है ये, ठीक है। वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है कंपनी के मीटिंग वगैरह में। ये सबसेक्शन 1 में 105 सबसेक्शन 1 में बोला है, प्रोवाइड्स दैट एनी मेंबर ऑफ ए कंपनी is entitled to attend and vote at a meeting of the company shall be entitled to appoint another person as a proxy। मतलब कंपनी का जो वोटिंग रिक्वायरमेंट है, अगर वोटिंग रिक्वायरमेंट कोई मेंबर फुलफिल करता है कि भाई इतना परसेंटेज रहने से आप कंपनी में आके वोट देके जा सकते हो, कम से कम 1% तो होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो वोट का क्या पावर है सर, ठीक है। तो बात ऐसा है कि अगर कोई मेंबर कंपनी में वोटिंग पावर है उसका, तो जिसके पास वोटिंग पावर है कंपनी में, वही, सिर्फ वही प्रॉक्सी को भेज सकता है अटेंड करने के लिए, एज वेल एज मीटिंग में वोट देने के लिए उनके बिहाफ में, ठीक है। However, a proxy shall not have the right to speak। मतलब इतना समझ के रखो सर, प्रॉक्सी भाई तुम आए हो, बहुत अच्छा, मीटिंग का मजा लो, मीटिंग में खाना वगैरह है तो उसको भी दावत का मजा उठाओ, बट बात ना करो, ठीक है। समझ में आ रहा है सर? बात करने का हक आपको नहीं है। किसको बोला जा रहा है? ये प्रॉक्सी को बोला जा रहा है। आए वो बहुत अच्छा है, वोट भी दे देना अपने मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ में, वोट दे देना भाई, आप अटेंड भी कर लेना, जो बातचीत हो रहा है जाके बोल भी देना, ठीक है। बट बात ना करो, ठीक है। चुप रहो, एकदम चुप रहो, कोई बात नहीं कर सकते। समझिए सर, proxy shall not have the right to speak at such meeting and shall not be entitled to vote except on a poll। सिर्फ पोल में अगर कोई वोट होगा तो उसी केस में वो वोट दे सकता है, और किसी भी कॉन्सेप्ट में वो वोट नहीं दे सकता, ठीक है। अब आपके मन में चल रहा है सर कितना तरह का वोट होता है, आगे बात करते हैं सर, ठीक है। पोलिंग मतलब पोल के थ्रू से वोट छोड़ के और भी तरीका होता है वोट का, लेकिन सिर्फ पोल वोट में ही वो वोट दे सकता है, एक्सेप्ट ऑन ए पोल छोड़ के, और किसी भी मैटर पे वोट देने का पावर भी प्रॉक्सी के पास नहीं रहेगा, ठीक है। याद रखे सर। अच्छा,
तो अब बात करते हैं सर, ये सबसेक्शन 1 क्या बात करता है, मतलब सेक्शन 105 के अंदर, अनलेस द आर्टिकल ऑफ ए कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू ए कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो प्रेस्क्राइब, सीजी मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कई बार जो लोग अभी अभी मानो इनकम टैक्स पढ़ के आए हैं तो सीजी पढ़ के कैपिटल गेन चिल्लाना चालू कर देगा, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो प्रेस्क्राइब ए क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज whose members shall not be entitled to appoint another person as a proxy। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि भाई कोई कंपनी को स्पेसिफिक वे में बोल देता है कि भाई आपका मेंबर, ठीक है, क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज को बोल सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है कि आपका मेंबर के लिए प्रॉक्सी अलाउड नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसा कर सकता है, शेयर कैपिटल के बेसिस में हो या किसी पर्टिकुलर रीजन के कारण से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिस्क्रिप्शन करने का पावर बिल्कुल है सर। ठीक है, अब फिलहाल इतना ही काफी है, आगे बढ़ते हैं सर, बहुत सारा पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू रूल 19 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014, a member of a company registered under section 8, member of a company registered under section 8 shall not be entitled to appoint any other person as his proxy unless such other person is also a member of such company। मतलब समझ में आया? अकॉर्डिंग टू रूल 19 ऑफ द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 के हिसाब से, ठीक है, 2014 मतलब मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो बेसिकली देखो कंपनीज एक्ट 2013 का पार्ट है। अब उसके बाद जब बाद में अमेंडमेंट आया, रूल चेंज हुआ, तो रूल 2014 में बोला गया, अकॉर्डिंग टू रूल 19 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, अ मेंबर ऑफ ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, ठीक है, shall not be entitled, मतलब सेक्शन 8 मतलब एनपीओ के बारे में बात करें, shall not be entitled to appoint any other person as his proxy unless such other person is also a member of such company। अगर वो उस कंपनी का मेंबर ना हो तो वो उसको एज ए प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता, ये सेक्शन 8 के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखो सर, जिन लोगों का बेसिक्स क्लियर है उनको थोड़ा सुविधा होगा, क्योंकि बेसिक्स में से काफी सारा पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। A person appointed as proxy shall act on behalf of such member or member of members not exceeding 50 or and holding his aggregate not more than 10% of the total share capital of the company। अब थोड़ा ध्यान दे पॉइंट पे, क्या कैलकुलेशंस बता रहे हैं। A person appointed as proxy shall act on behalf on such member, मतलब वो किसके बिहाफ में काम करेगा, जिसके बिहाफ में वो आया। प्रॉक्सी कौन है? प्रॉक्सी बेसिकली किसी का एजेंट है एक तरह से। A person appointed as a proxy shall act on behalf of such member or number of member। अच्छा, एक प्रॉक्सी एक मेंबर का भी प्रॉक्सी बन सकता है और 2-3 मेंबर का भी प्रॉक्सी बन सकता है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर का भी बन सकता है, बट मैक्सिमम 50 मेंबर, नॉट एक्सीडिंग 50, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 50, मैक्सिमम 50 मेंबर का एक प्रॉक्सी हो सकता है। सर ऐसा है क्या? हाँ सर, ऐसा प्रावधान है, ऐसा प्रोविजंस है। So a person appointed as proxy shall act on behalf of such member or number of member not exceeding 50 and holding in aggregate not more than 10% of the share capital of the company। और जितना लोगों का, बात को समझे, अगर मानो 2 मेंबर मिला के अगर कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल का 2 मेंबर मिला के अगर टोटल शेयर कैपिटल का 10% क्रॉस कर जाए, ग्रेटर देन 10% ऑफ द शेयर कैपिटल अगर हो जाए तो भी ठीक है, अगर 10 मिला के भी 10% क्रॉस कर जाए तो नहीं चलेगा, अप टू 10% होना चाहिए। तो जाके अगर टोटल शेयर कैपिटल, मतलब अगर मानो कंपनी में 50 मेंबर मिलके कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल का 8% शेयर ही होल्ड करता है, बड़े बड़े कंपनीज के केस में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बिग कंपनीज के केस में ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है सर, 1% में तो बहुत होता है, तो मतलब 1% या 0.5 भी बहुत होता है, तो 50 मेंबर मिलके भी अगर 8% 9% तक भी होता है तो ऐसे केसेस में एक प्रॉक्सी से वो लोग प्रॉक्सी भेज सकता है। तो बेसिकली पॉइंट क्या हो गया, ए पर्सन अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी शैल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच मेंबर or number of member not exceeding 50 and holding in aggregate not more than 10% of the total share capital of the company carrying voting rights। However, a member who is holding more than 10% of the total share capital of the company carrying voting rights may appoint a single person। फिर से और एक बात कर रहा सर, ये उसी पॉइंट पे थोड़ा सा और कनेक्टेड में बोल रहे हैं, याद रखिए, अगर कोई मेंबर कंपनी में 10% शेयर होल्ड करता है तो वो एक सिंगल प्रॉक्सी बिल्कुल भेज सकता है, ठीक है। A member who is holding more than 10% of the total share capital of the company carrying voting rights may appoint a single person as a proxy and such person shall not act as a proxy of any other person or shareholder। मतलब अगर आप किसी ऐसा बंदे का, से फॉर एग्जांपल मानो आप में से कोई किसी कंपनी का
मेंबर हो, ठीक है, मानो कि विश्वजीत या फिर शुभजीत, ठीक है। अब मानो विश्वजीत शुभजीत दोनों मिला के रिलायंस का शेयर होल्डर है, ठीक है। रिलायंस का वो लोग 10% से कम शेयर होल्डिंग करता है, और वो लोग मेरे को प्रॉक्सी बना के कंपनी के मीटिंग में भेज रहा है कि भाई जाओ, तो तुम पढ़ा लिखा हो, जाओ कंपनी में जाके देखो क्या चल क्या रहा है, आके बता देना, और वोट भी होगा तो दे देना बाई पोल के थ्रू से। ऐसा करके आप लोगों ने मुझे भेज दिया, समझ में आ रहा है सर? लेकिन अगर आपका शेयर, मानो कि आपका किसी एक का, मानो कि सिर्फ विश्वजीत, ठीक है, या फिर मानो सिर्फ शुभजीत का कंपनी में शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा है, ठीक है, और वो मुझे एज ए प्रॉक्सी कंपनी में भेजा है, ठीक है, तो मैं अगर किसी ऐसे पर्सन का प्रॉक्सी बन के गया जिसका कंपनी में शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा है, तो मैं कभी भी इसी पर्टिकुलर मोमेंट में किसी और बंदे का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। इसीलिए ये वाला पॉइंट बोला है सर। मतलब अगर मैं विश्वजीत का प्रॉक्सी बन के गया जिसका शेयर होल्डिंग मानो 10% से ज्यादा है, तो अगर मुझे शुभजीत भी बोलता है कि आप मेरा भी प्रॉक्सी बन के चले जाओ, तो मैं नहीं बन सकता। इसलिए बोला है मेंबर हु इज होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट्स may appoint a single person as proxy and such person shall not act as a proxy for any other person or shareholder। सर बहुत ही वाइटल पॉइंट था, समझ में आया कि नहीं आया? है सर। यस सर। ठीक है, अच्छा, और भी कुछ बातें जान लो सर। जैसे मानो सेक्शन 105 सब सेक्शन 6 का कुछ पॉइंट्स है। द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंट प्रॉक्सी मस्ट बी इन्फॉर्म MGT 11, ठीक है, ये सब काम के टाइम पे बड़ा काम आता है सर, जब आप लोग रियल लाइफ काम करोगे कि 100 MGT 11 के थ्रू से इस फॉर्म को फिलअप करना होता है। रूल 19 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, it needs to be in writing and signed by the appointer or his attorney, ठीक है, जो अपॉइंट कर रहा है, या फिर अगर जो अपॉइंटर है वो मानो यहाँ नहीं रहता इंडिया में, तो या फिर वो कहीं दूसरे जगह में है, या फिर बहुत बिजी पर्सन है, तो ऐसे केसेस में वो अटॉर्नी, मतलब जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी देके रखा है, तो अटॉर्नी का साइन होगा, ठीक है। ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग इफ द अपॉइंटर इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, अगर मानो जो अपॉइंटर है वो एक खुद ही कंपनी है, ठीक है, मतलब आप कोई कंपनी किसी को ऐसे प्रॉक्सी बना के भेज रहा है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो इंस्ट्रूमेंट शुड बी अंडर इट्स सील, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो कंपनी का सील होगा, or be signed by an officer or an attorney duly authorized by the body corporate for execution of proxy. The article of association of a company cannot specify any special requirement to be complied with, ठीक है, अगर कुछ स्पेशल अब नहीं बोला। हाँ बोलो सर। सर अगर शेयर होल्डर PM या CM या फिर प्रेसिडेंट है तो? आगे है सर, चर्चा करेंगे। PM है, CM है, प्रेसिडेंट है, तो क्या होगा? तुम जो सवाल किया ये नीचे उसका जवाब मिल जाएगा, यहीं पर है। मैं तो कुछ ही मिनट में वहां तक पहुंच जाता हूँ सर, ठीक है। वोटिंग राइट्स यस हैं, सर। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स है सर। कि अगर माने कि कोई प्रेसिडेंट है कंपनी का, तो प्रेसिडेंट का शेयर होल्डिंग में है, तो ऐसे केसेस में कौन जाएगा, ठीक है, तो चर्चा करते हैं सर आगे, थोड़ा सा रुक जाओ। अच्छा, तो ये पॉइंट था सर, काफी वाइटल पॉइंट था। अच्छा, और क्या पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, देख लेता हूँ। अच्छा, एज ए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, जैसे CS का बड़ा काम होता है ना सर, सारा का सारा कंप्लायंस सब प्रॉपर्ली मेंटेन करे। एज ए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एवरी नोटिस कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ ए कंपनी व्हिच इज शेयर कैपिटल और द आर्टिकल और व्हिच प्रोवाइड फॉर वोटिंग बाय प्रॉक्सी एट द मीटिंग, मतलब अगर प्रॉक्सी वोट कर सकता है तो वो आर्टिकल में उसके बारे में बताएं, उसके लिए रिक्वायर्ड कंप्लायंस को फाइल करें, ठीक है, नोटिस डालें। देयर शैल अपीयर विद रीजनेबल प्रोमिनेंस स्टेटमेंट दैट a member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy, or where that is allowed one or more proxy, अगर एक से ज्यादा प्रॉक्सी भेज सकते हैं तो अटेंड एंड वोट इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ एंड दैट प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर। जब प्रॉक्सी मेंबर होने का जरूरत नहीं है, अगर ऐसा बात है तो आप प्रॉपर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, प्रॉपरली नोटिस को भेजे, तो मीटिंग में पता चलेगा कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। So section 105 subsection 4 of the act provides that a proxy received, ये वाला बात बहुत ध्यान से सुनना, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कम से कम कितने देर पहले आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है, ये बहुत वाइटल एक पॉइंट है सर, क्योंकि आगे आगे ना मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा प्रॉक्सी रिलेटेड, आपको पता लगेगा कि प्रॉक्सी से ना क्वेश्चन बहुत पूछता है, एग्जाम सवाल बहुत होता है प्रॉक्सी से, तो थोड़ा प्रॉक्सी का ये डिसीजन मेकिंग है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। सेक्शन 105 सबसेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ प्रॉक्सी रिसीव्ड 48 hours before the meeting will be valid even if the article provide for a longer period,
अगर आर्टिकल उससे ज्यादा टाइम के लिए बोला है कि अगर आप प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहते हैं तो 72 घंटा पहले करिए या समथिंग लाइक दैट, बट रूल कहता है 105 सेक्शन 4 अगर 48 घंटा पहले भी प्रॉक्सी रिसीव करता है अपना नोटिस कि भाई आपको प्रॉक्सी के हिसाब से जाना है तो उसे वैलिड माना जाएगा। Section 105 section 4 of the act provides that the proxy received 48 hours before the meeting will be valid even if the article provide for a longer period। ठीक है। Rule 20 of the company's rule 2014 is applicable to listed company। Listed company in the sense जो stock market listed है। According to rule 2020 subsection 4 clause 3, the notice of the meeting shall clearly state that the member who have cast their vote by remote e-voting prior to meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again। मतलब मानो कि आपने मतलब क्या है ना, कंपनी ना वोटिंग करने के टाइम पे हो सकता है कि कुछ रिमोट वोट कर लिए। रिमोट वोटिंग इन द सेंस, रिमोट वोटिंग मतलब आप कहीं पे भी रह के दे सकते हो। रिमोट का मतलब क्या, मतलब जैसे हम लोग टीवी का रिमोट क्या करते हैं, रिमोट कंट्रोल मतलब क्या, आप दूर से बैठ के भी कर सकते हैं ना, यही तो रिमोट कंट्रोल है ना। बात समझे कि नहीं? हम लोग टीवी में रिमोट चलाते कि नहीं चलाते? एक जमाना था जब टीवी में रिमोट नहीं होता था, तो अगर चैनल चेंज करना होता था तो बार बार उठ के चेंज करना पड़ता था। फिर आ गया रिमोट, आप घर के किसी भी कोने से बैठ के टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। वैसा ही रिमोट वोटिंग होता है। रिमोट क्या, रिमोट के थ्रू से वोट करना? अरे नहीं रे बाबा, रिमोट वोटिंग इन द सेंस कि मानो कंपनी दिल्ली में है, कंपनी के कुछ मेंबर गांव में रहते हैं, है ना, कंपनी के कुछ मेंबर गांव में रहते हैं, तो उनके लिए ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट रेडी किया गया था। अब मानो मेंबर ने क्या किया, क्योंकि जब ई वोटिंग का मैनेजमेंट हुआ तो ई वोटिंग थोड़ा पहले ही हो गया। अब ई वोटिंग देने के बाद वो लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए फिजिकली आ गया। अब एक बार तुम ई वोट दोगे और फिर तुम सेकेंड टाइम फिर से फिजिकल वोट भी दे दोगे क्या एक ही मुद्दे पे? ऐसा संभव है क्या सर? मतलब ये कोई अच्छा बात होगा क्या? मतलब सेम मैटर पे, जिस पर्टिकुलर मैटर पे वोट चल रहा है उस मैटर पे आप एक बार वोट ई वोटिंग कर दोगे, फिर उसके बाद आके फिर से तुम मीटिंग अटेंड करके फिर से एक बार वोट दे दोगे क्या? हेलो, बात समझ में आया ना? वही बात कर रहे हैं सर, तो कॉमन सेंस में भी लॉ समझने के लिए थोड़ा सेंस को कॉमन करना चाहिए और कुछ नहीं। कास्ट देयर वोट तो रिमोट वोटिंग प्रायर टू मीटिंग, मीटिंग होने से पहले अगर आपने रिमोट वोटिंग कर दिया मीटिंग होने से पहले, मैं ऑल्सो अटेंड द मीटिंग। मतलब जरूरी नहीं कि आप, मतलब ऐसा बात भी सिंपल कह रहे हैं सर कि अगर आपने पहले वोट दे दिया ई वोटिंग के थ्रू से, इसका मतलब ये नहीं कि आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, बट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कास्ट देयर वोट अगेन। अब सेम मुद्दे पे क्या फिर से वोट देगा? ऑलरेडी तो वोट दे चुके हो, तो फिर वोट नहीं दे सकते, पर मीटिंग अटेंड आप बिल्कुल कर सकते हैं। Section 105 subsection 8 provides that every member entitled to vote at a meeting of the company or any resolutions to be moved thereat shall be entitled during the period beginning 24 hours before the time fixed for the commencement of the meeting। मीटिंग स्टार्ट होने से 24 घंटा पहले, ठीक है, मीटिंग स्टार्ट होने से 24 घंटा पहले, याद रखना, एंड द एंडिंग विद द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग to inspect the proxy lodged at the time during the business hours of the company, provided not less than 3 days notice in writing of the intention so to inspect is given to the company। मैं समझाता हूँ 105 subsection 8 क्या कहता है, एवरी मेंबर entitled to vote at a meeting, जो मीटिंग में वोट दे सकता है, ठीक है, ऑफ द कंपनी और एनी रिजोल्यूशंस टू बी मूव देयर, या फिर जो भी रिजोल्यूशंस कंपनी के मीटिंग में होगा, ठीक है, शैल बी एंटाइटल्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग, कब से स्टार्ट होता है, शैल बी एंटाइटल्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग 24 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। मीटिंग स्टार्ट होने से 24 घंटा पहले से, एंड एंडिंग विद द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, कब से खत्म होगा उसका एंटाइटलमेंट? मीटिंग खत्म होने के बाद। टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी लॉज्ड, जो भी प्रॉक्सी को उसने किया, ठीक है, वो उसके बारे में जानकारी लेगा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, मतलब अगर वो बिजनेस टाइम के अंदर है तो उनके बारे में जो भी इंस्पेक्शन करना है ऑफ द डिटेल्स में बिजनेस आवर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो बिजनेस आवर है उसी टाइम के अंदर आपको प्रॉक्सी के बारे में आपको जानकारी ले लेना चाहिए, बट नॉट लेस देन 3 day notice, not less than 3 days notice in writing of the intention so inspect is given to the company। मतलब प्रॉक्सी कौन है उनके बारे में थोड़ा पता करना होता है ना सर, वही बात कर, तो कम से कम 24 घंटा पहले से आप ऐसा कर सकते हो, उसके बारे में बिजनेस आवर में जानकारी ले सकते हो। सो इनटू इंस्पेक्ट इज गिवन टू द कंपनी, जो भी इंस्पेक्शन आप करोगे वो कंपनी को भी आप बताओ, ठीक है, तो भाई ये है, ये जा रहे हैं, इसके बारे में बता करके ये हम लोगों को मिला। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कंपनी मीटिंग में प्रॉक्सी को इंस्पेक्ट करने से पहले जरूरी बातें हैं।
अब इस ये सब जो 24 घंटा 48 घंटा ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, कम से कम 3 दिन, ये जो भी बातें हैं। अब आगे आगे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना आपको प्रॉक्सी रिलेटेड, आपको हेल्प होगा कि प्रॉक्सी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर आज भी हो सके तो आज ही कुछ प्रॉक्सी रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, लेकिन पहले और कुछ बातें हैं थोड़ा देख लेते हैं, जैसे पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। अगर कोई पेनल्टी मतलब डिफॉल्ट होता है किसी से, ये सब पूरा मैटर को डिस्कस करने के समय में मतलब जो भी डिसीजन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी दिक्कत होता है, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट क्या डिफॉल्ट में प्रॉक्सी रिलेटेड मैटर में, इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद सबसेक्शन 205 के अंदर एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का जरूरी काम करता है, ज्यादातर केस में सीएसी तो कंपनी लेवल में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट whoever the officer of the company who is in default shall be liable to penalty for 5,000 rupees, याद रखे सर, हाँ 5,000 टका का फाइन करेगा। If for the purpose of any meeting of a company, invitation to appoint as a proxy a person or one of a number of persons specified in time of invitation are issued at the company's expense to any member entitled to have a notice for meeting sent to him and to vote thereat by proxy, every officer of the company who knowingly issues the invitation as aforesaid or willfully authorized or permit their issues shall be punishable with fine which may extend to 1 lakh rupees. सर मतलब क्या? सर बहुत बड़ा बात कर दिया है। फाइन का अमाउंट भी देखो, कम से कम कितना फाइन बोल रहे हैं, willfully authorized punishable with fine which may extend to 5 लाख तक का, सॉरी 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। ऐसा क्या गलती होने से 1 लाख तक का फाइन हो जाएगा? कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ एनी मीटिंग ऑफ ए कंपनी, इन्विटेशंस टू अपॉइंट एज ए प्रॉक्सी a person or one of a number of persons specified in the invitations are issued at the company's expense to any member, मतलब ये अगर कोई ऑफिसर करता है, एनी मेंबर इंटाइटल मतलब जो भी मेंबर प्रॉक्सी कर सकता है और कंपनी के बेसिस पे उसको अपॉइंट कर रहा है, टू हैव अ नोटिस ऑफ द मीटिंग सेंड टू हिम एंड टू वोट देयर बाय प्रॉक्सी, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु नोइंगली इश्यूज द इन्विटेशन एज अफोरसेड और विलफुल ऑथराइज और परमिट देयर इश्यूज। मतलब क्या होता है ना, मेंबर क्या करता है, कई बार ऑफिसर के साथ कुछ किसी भी तरह का मैनिपुलेट करके कंपनी के एक्सपेंस पे सब कुछ भेज रहा है, तो भी आपका एजेंट है तो कंपनी के पैसे से क्यों भेजोगे भाई? हाँ, तो जो कुछ भी करना है आप अपने पैसे से करो, अपने एक्सपेंस से करो। तो सिंपल बात है सर, अगर ऐसा कोई ऑफिसर ऐसी इसी तरह का विथफुल ऑथराइज चीजें करता है तो 1 लाख तक का फाइन, पनिशेबल फाइन हो सकता है। फॉर रिफ्यूजिंग द इंस्पेक्शन टू मेंबर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, अगर कोई मेंबर इंस्पेक्शन करने में रिफ्यूज करता है, for refusing the inspection to members at any time during the business hours, the company and every officer who is in default shall be punishable with fine up to 10,000 or where the contravention is a continuing one, per दिन का 1000 टका का डिफॉल्ट होगा। Offense under these sections are compoundable under section 441 of the act, मतलब ये ऑफेंस मतलब अगर बढ़ता जाए तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस माना जाएगा, जो सेक्शन 441 ऑफ द कंपनीज एक्ट में और बड़ा सजा लगेगा सर इसमें। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ बातें हैं जो कंपनी अपने प्रॉक्सी रिलेटेड मैटर के बारे में बोल के रखा है। अब एक काम करते हैं सर, चलो क्या करने से अच्छा रहेगा, प्रॉक्सी रिलेटेड कुछ मैं वोटिंग के बारे में बात करना चाहता हूं, बट वोटिंग में बात करने से पहले मतलब अभी आगे बात चलेगा सर वोटिंग के बारे में, सेक्शन 106 से लेके 109। बट एक काम करते हैं, प्रॉक्सी रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस मिल जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, हमें प्रॉक्सी के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। जैसे देखो मिनट्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, सेक्शन 118 जो मिनट्स के बारे में बात करता है, मैं आपको मिनट्स पहले ही दिखाया, ठीक है, कि मिनट्स में क्या रहता है। तो बेस्ट है ना सर कि मिनट्स को पढ़ने से पहले मिनट्स देख लो, ठीक है, तो पढ़ाई याद आ जाएगा सर। सर प्रॉक्सी वाला क्वेश्चन बताओ तो सर। ओके सर, चलो ठीक है, प्रॉक्सी वाला क्वेश्चन बताते हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा आइडिया क्लियर कर देगा आपको, थोड़ा ध्यान से पढ़ना सर तो समझ में आएगा। सर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? बोलो सर। ओके सर, चलो अच्छे से पढ़ते हैं और फिर उसका जवाब ढूंढने का कोशिश करते हैं। A general meeting was scheduled to be held on 15th April 2019 at 3 p.m. ठीक है, as per the notice, the member who were unable to attend a meeting in person, जो in person नहीं आ सकता,
can appoint a proxy and the proxy forms duly filed should be sent to the company so as to reach at least 48 hours before the meeting. ठीक है, कंपनी को सारे प्रॉक्सी के बारे में डिटेल्स भेज देना चाहिए कि हम नहीं जा सकते तो प्रॉक्सी जाएगा, मैं नहीं जा सकता तो प्रॉक्सी जाएगा, तो इसका डिटेल्स कंपनी के पास पहुंच जाना चाहिए एट लीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग. मिस्टर एक्स, अ मेंबर ऑफ द कंपनी, अपॉइंट्स मिस्टर वाई एज हिज प्रॉक्सी. तो बेसिकली एक्स ने वाई को प्रॉक्सी अपॉइंट किया एंड द प्रॉक्सी फॉर्म डेटेड 10th April 2019 was deposited by Mr. Y. Okay, Y proxy form deposit किया with the company at its registered office on 11th of April 2019. ठीक है, ये सिचुएशन था, ये एक सिचुएशन था X और Y के बीच में. ओके, सिमिलरली another member Mr. W also gives two separate proxies to two individuals. ठीक है, दो सेपरेट प्रॉक्सी, दो इंडिविजुअल है, एक का नाम है मिस्टर एम, दूसरे का नाम है मिस्टर एन. इन द केस ऑफ मिस्टर एम, द प्रॉक्सी dated 12th April 2019 was deposited with the company on the same day. मतलब 12 तारीख को फॉर्म सब डिपॉजिट किया, सेम डे पे कंपनी पे गया. The proxy dated 12th April 2019 was deposited with the company on the same day and the proxy form in favor of Mr. M was deposited on 14th April 2019. ठीक है, मीटिंग कब होना है? 15 अप्रैल. All the proxies Y, M, N were present before the meeting. तीनों के तीनों प्रॉक्सी मीटिंग के दिन प्रेजेंट है. According to the provisions of the Companies Act 2013, who would be the person allowed to present at proxy for members X and W respectively? मतलब X भी कंपनी का मेंबर है, W भी कंपनी का मेंबर है. आपको क्वेश्चन ये किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013, हु वुड बी द पर्संस अलाउड टू रिप्रेजेंट एट प्रॉक्सी. मतलब कौन किसको किसको एज ए प्रॉक्सी मतलब कंपनी मीटिंग में प्रेजेंट किया जाएगा मेंबर एक्स एंड वाई के बिहाफ में. क्या प्रेजेंट तो तीनों ही है, क्या तीनों को ही प्रॉक्सी माना जाएगा या फिर তিনটা খালি হবে না? एन नहीं हो पाएगा? এন হবে না। एन क्यों नहीं होगा सर? কারণ 48 আওয়ার্স হয়নি, মানে একদিন আগে 24 আওয়ার্স একদিন আগে। सर चलो देख लेते हैं कैसे इसका जवाब देना है. ठीक है, प्रॉक्सी इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. अच्छा, अब देखो कैसे जवाब देते हैं इसका. प्रॉक्सी इज एन इंस्ट्रूमेंट. पहले आप प्रॉक्सी क्या है ये बताओ. ठीक है, कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट डायरेक्टली आंसर में आ जाता है. डायरेक्टली आंसर देने से पहले आपको आंसर को ना थोड़ा सा क्या बोले सर उसको, मतलब थोड़ा सा ना अरेंज करके जवाब दो. ठीक है, मतलब प्रॉक्सी का जवाब है तो फिर पहले प्रॉक्सी क्या है वो बता दो. Proxy is an instrument in writing executed by shareholders authorizing another person to attend the meeting and to vote thereat on his behalf and in his absence. ठीक है, as per the provision of section 105 of the Companies Act 2013, every shareholder who is entitled to attend and vote has a statutory right to appoint another person as his proxy. It is not necessary that proxy be a member of the company. जरूरी नहीं कि वो कंपनी का मेंबर ही हो. Further, any provisions in article of association of the company requiring instrument of proxy to be lodged within the company. मतलब proxy का जो फॉर्म है वो कंपनी में कब तक आ जाना चाहिए? 48 घंटा पहले. More than 48 hours before a meeting shall have effect, as the 48 hours had been specified therein. The members have a right to revoke the proxy's authority by voting himself before the proxy has voted. इस बात का ध्यान रखें सर, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद हम लोगों ने पहले कवर नहीं किया. मेंबर वोट देने से पहले, सॉरी प्रॉक्सी के वोट से पहले अगर मेंबर अपना वोट देना चाहता है, मतलब मानो एक ही वोट काउंट होगा ना सर. अगर प्रॉक्सी वोट दे रहा है, प्रॉक्सी का वोट काउंट होगा या फिर मतलब जो मेंबर है उनका वोट काउंट. अब मानो मेंबर ने प्रॉक्सी को भेज दिया, अब प्रॉक्सी ने वोट दे दिया, तो फिर और मेंबर वोट नहीं दे सकता. अगर मेंबर को लगता है कि नहीं मेरा वोट मैं चेंज करूंगा या फिर मैं अपने वोट खुद देना चाहता हूं और मेरा टाइम मुझे मिल गया है, मैं मीटिंग अटेंड करके वोट दे दूंगा, तो प्रॉक्सी वोट देने से पहले पहुंचो भाई. प्रॉक्सी वोट देने से पहले पहुंचो तो आपका वोट काउंट होगा. ठीक है, बात समझ में आ गया ना सर. द मेंबर हैव अ राइट टू रिवोक द प्रॉक्सीज ऑथोरिटी. वो छीन सकता है बाय वोटिंग हिमसेल्फ बिफोर द प्रॉक्सी हैज वोटेड. बट वंस द प्रॉक्सी हैज वोटेड, the member cannot retract his authority. Where two proxy instruments by the same shareholders are lodged of in such a manner that
one is lodged before and after, and other after the expiry of the date fixed. For lodging proxies the former will be counted, मतलब जो टाइम पे दिया है उसी को काउंट करेंगे, जैसे एम और एन के केस में एन को काउंट करेंगे, एन को नहीं करेंगे, है ना। तो अब तो ये तो पूरा केस हो गया कि प्रोविजंस लिखने का, ठीक है। अब आपको इसका जवाब को फाइनलाइज करना है, कंक्लूजन पॉइंट। Thus, in case of member X, the proxy Y will be permitted to vote on his behalf as form of appointing proxy was submitted within the permitted time. However, in case of member W, the proxy N will be permitted to vote as the proxy authorizing N to vote was deposited in less than 48 hours before the meeting. ठीक है। अब आपके मन में चल रहा है सर क्या एग्जाम में इतना बड़ा लिखना पड़ेगा? सर देखो, अगर आप मुझे पूछोगे कि सर अगर मानोगे सिर्फ 1 मार्क्स दिया हुआ है, तो ऐसी चीजों में आप ऑब्वियसली शॉर्ट पॉइंट को शॉर्ट करो, सिर्फ प्रॉक्सी क्या है बताओ और पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर मानो कि आपके पास मतलब मार्क्स ज्यादा है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है या 4 मार्क्स है, ठीक है, तो फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज इस तरह से लिखना चाहिए, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलता है। इवन तो मैं बोलता हूँ कि 2 मार्क्स के लिए भी जितना लिखना है, 4 के लिए भी उतना ही लिखना पड़ता है। हाँ, हो सके तो थोड़ा बहुत आप उसको क्या बोल सकते हो, उसको मतलब थोड़ा और छोटा कर सकते हो इफ इन दैट टाइम, बट कोशिश करना पूरा बात लिखने का और तरीके से लिखने का, ठीक है। क्योंकि आप कोई बोलेगा सर क्या बात कर रहे हो सर, स्पीड कैसे बढ़ा, सर वो आपको बढ़ाना होगा सर, प्रैक्टिस करना होगा। इसलिए लॉ में सिर्फ लॉ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, समझना तो है ही, और टाइम पे उसको खत्म करने के लिए लिखने का प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन इतना भी कठिन नहीं आता है जो टच ना किया जा सके अगर किसी ने अच्छे से पढ़ के गया हो। ज्यादातर केस में प्रॉब्लम ये होता है कि वो क्वेश्चन समझने के बाद उसको लिखेगा कैसे ये समझ नहीं पाता, और अगर लिखने का मौका मिल भी गया ना तो वो उसको खत्म नहीं कर पाता ठीक ठाक से, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग से खुद का नोट बनाने का प्रैक्टिस करें, प्रोविजंस को खुद लिखे, क्वेश्चन आंसर को भी लिख के प्रैक्टिस करें, तो जाके एग्जाम में नो डाउट अच्छा रिजल्ट होगा सर, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बाद में आप ऐसे नहीं सोचना कि सर मैं पढ़ के गया था फिर भी नहीं लिख पाया, फिर भी नहीं हो पाया, तो मतलब आप समझ लेना लैक ऑफ प्रैक्टिस इसके कारण हो सकता है, ठीक है। ओके सर। अच्छा স্যার बोलो सर। স্যার এই কোশ্চেনে যে প্রক্সির যেটা ভূমিকা দেওয়া আছে, মানে এই কোশ্চেনের অ্যান্সারে ওই হুম। লাস্টের দিকের ওই পয়েন্ট গুলো দেওয়ার তো মানে এটা তো ইরেলিভেন্ট হচ্ছে না, মানে ইররিলেভেন্ট হচ্ছে, হ্যাঁ মানে উপর দিকে মানে প্রক্সি জিনিসটা কি বা তার সম্পর্কে মিনিংটা সেটা দিয়ে দিলাম, কিন্তু দেখুন মানে মানে মাঝখানের দিকে যেখানে লেখা আছে মানে মানে আপনি এটা বলছিলেন যে প্রিন্সিপালকে টাইমে পৌঁছাতে হবে, মানে ধরুন প্রক্সির ভোট দেওয়ার আগে পৌঁছাতে হবে, না হলে ওটা হবে না, মানে এইগুলো এখানে না লিখে মানে জাস্ট খালি প্রক্সি সম্পর্কে লিখে দিলাম, তারপরে যেহেতু 48 আওয়ার্স এর মধ্যে হয়নি এইসব করে ছেড়ে দিলাম, মানে नहीं ওই देखो, মাঝখানের জায়গাটা সেটা नहीं একটু যদি অন্য क्वेश्चन में क्या पूछा है इसके ऊपर देखो सर। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, हु वुड बी द पर्सन अलाउड टू रिप्रेजेंट एट प्रॉक्सीज फॉर मेंबर एक्स एंड डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब अगर आपको ये बताना है तो फिर आपको एटलीस्ट ये पॉइंट तो देना ही पड़ेगा कि कितना मतलब एज पर द टाइम कि कितने पहले आपको प्रॉक्सी अटेंड करना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको बताना ही चाहिए। হ্যাঁ हाँ আমি वो, এত দিয়ে দেবো। हाँ ठीक হ্যাঁ है, আর हाँ তার आप, हाँ लेकिन हाँ ये पॉइंट आप जरूर स्किप कर सकते हो, बट ये देखो सर जब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं तो कुछ पॉइंट थोड़ा डिटेल्स में बताने के लिए बोल देना चाहिए होता है। अब अगर आप लिख पाते हो बहुत अच्छा, अगर आपको लगता है कि इतना रिलेवेंट नहीं है, टाइम है तो लिखो, अगर टाइम कम है तो फिर छोड़ दो। और ये लास्ट वाला হ্যাঁ पॉइंट মানে तो একটা आपको পয়েন্টের মধ্যে ছিল না আর কি, তাই তো। यस सर, ठीक है। मतलब चाहो तो छोड़ सकते हो, बट ये वाइटल पॉइंट था तो दे दिया गया। बट अगर आप इसको स्किप कर भी देते हो, टाइम जब कम रहे तभी करना, टाइम में रहे तो दे देना, ठीक है। আচ্ছা बट मेन पॉइंट को स्किप नहीं करना चाहिए कि प्रॉक्सी अपॉइंट के टाइम के बारे में जो पॉइंट है उसको नहीं स्किप करना चाहिए, क्योंकि ये 48 आवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और आपका अल्टीमेट आंसर उसी पॉइंट पे बना हुआ है ना। হ্যাঁ ए मेन और মানে এই কোশ্চেনটা অনুযায়ী মানে প্রক্সি কাকে বলে আর মানে জাস্ট তার সম্পর্কে আর জাস্ট টাইমটা সম্পর্কে একটু প্রভিশন গুলো দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে, यस, और उसके बाद उसको आप ডাইরেক্ট অ্যান্সারে চলে আসবে। हाँ कंक्लूड कर, यस सर, ठीक है। ऐसे देखो जितना आप पढ़ के जाओगे ना क्वेश्चन आंसर को, समझ के जाओगे थोड़ा बहुत तो मकअप भी करोगे, इतना तो मुझे भी पता है। लेकिन क्या है जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है, और उस टाइम पे जब आप लिखना चालू करोगे एकदम कॉपी बुक आंसर कोई नहीं लिख पाता सर, मतलब बहुत रेयर केस है, और ऐसे केसेस में अल्टीमेटली थोड़ा बहुत कम हो ही जाता है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली।
अच्छा ठीक है सर। अच्छा बाकी और भी क्वेश्चंस है, मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत जरूरी है, बट फिलहाल मैं आपको प्रॉक्सी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स में बात कर दिया। फिर जैसे जैसे और भी पॉइंट्स में कवर करता हूँ मैं और भी बातें करूंगा आपके साथ, ठीक है। ओके सर। सर प्रॉक्सी समझ में आया कि नहीं आया? ये सर। ये मुझे विश्वजीत पूछ रहा था ना सर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर इन मीटिंग ऑफ द कंपनीज टू विच दे आर मेंबर। विश्वजीत पूछ रहा था 112 देख ले, यस सर। ठीक है सर। कि सर अगर कोई देश का गवर्नर है, कोई देश का प्रेसिडेंट है, ठीक है, अगर वो किसी कंपनी का मतलब मीटिंग अटेंड करना चाहता है तो वो तो अटेंड नहीं कर पाएगा सर, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जाता है, ठीक है। क्योंकि जो देश के काम पे लगा होते हैं वो पर्सनल रीजन में किसी जगह में जाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे आप देखो ना, आज ही देखो, आज मोदी जी को आज बंगाल आना था, आज वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा स्टेशन में उसको फ्लैग कर ये कर दिखाना था, मतलब बेसिकली उद्बोधन था उसका, ठीक है। लेकिन हरी झंडी। हाँ हरी झंडी दिखाना একটা था। ছিল জোকা তারাতলা মেট্রোর উদ্বোধন করবে, हाँ 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 আরেকটা জোকা তারাতলা মেট্রোর একটা উদ্বোধন করার কথা ছিল, हाँ ওটাও हाँ ভার্চুয়ালি করেছে। हाँ सभी वर्चुअल करना पड़ा, ठीक है। देखो मतलब काम तो करना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं ना कि उनका माँ का डेथ हो गया तो फिर, क्योंकि वो नेशनल ड्यूटी में है। अब जो नेशनल ड्यूटी में होते हैं ना उनका छुट्टी नहीं होता है सर, यही तो आम आदमी और खास आदमी में फर्क हो जाता है, ठीक है। दे आर रियली स्पेशल, चाहे वो मोदी हो, ममता दीदी 100 हो। साल उम्र हो गया था। हाँ सर, हाँ 100 साल हो गया मोदी जी के माँ का, 100 साल हो गया। मतलब उसको हम लोग बोलते हैं ना, ये 100 साल मतलब एक शताब्दी, मतलब शताब्दी देख लिया सर, एक शताब्दी जी लिया, और जी भी लिया और क्या जिया सर, और क्या बेटा देखे गया, हाँ भारत माँ को क्या बेटा देखे गया। अच्छा देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स इन मीटिंग। हाँ कुछ बोल रहा था कोई, बोलो सर बोलो, कोई कुछ कह रहा, सेंचुरी मार दी। सेंचुरी मार दी। Representation of the president and governors in meeting of companies to which they are members. Section 112. Section 112 of the Companies Act 2013 provides that a president of India or the governors of a state, if he is a member of a company, may appoint such person as he thinks fit to act as his representative at any meeting, as such other person shall be entitled to exercise the same rights and powers, including the right to vote, to proxy and postal ballot as the president, or as the case may be, the governor could exercise as a member of the company, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि नॉर्मली जैसे प्रॉक्सी के केस में क्या होता है, प्रॉक्सी सिर्फ पोल में ही वोट दे सकता है और प्रॉक्सी बोल नहीं सकता, है ना सर। बट यहाँ पर केस थोड़ा अलग है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, प्रॉक्सी नहीं। बात को समझे, एक प्रॉक्सी में और एक रिप्रेजेंटेटिव में फर्क होता है। मतलब अगर कोई प्रेसिडेंट है, जैसे कि अभी भारत का प्रेसिडेंट कौन है? मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी, है द्रौपदी ना, मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी। और अभी कोई भी स्टेट का गवर्नर, जैसे मानो बंगाल का गवर्नर का क्या नाम है अभी, साउथ इंडियन है, केरला का है, रिसेंटली चेंज हुआ, क्योंकि पहले जगदीप धनखड़ जी थे, वो अभी वाइस प्रेसिडेंट बन गया भारत का। अभी उनके जगह में गवर्नर कौन बना है सर? केरला का है, इतना तो मुझे पता है, तो केरल से है, बट नाम थोड़ा सा मैं भूल जा रहा हूँ, क्योंकि जस्ट कुछ ही दिन हुआ है उनको अपॉइंट करते हुए, और कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुआ, तो खबर कम है अभी। क्योंकि जगदीप धनखड़ जी जब थे ना, आनंदा बोस। हाँ आनंद बोस, ऐसा ही होगा कुछ, आनंद बोस। शायद सीवी आनंदा बोस। केरला बेस्ड है, इतना मुझे पता है। बट जगदीप धनखड़ जी जब थे तो ममता दीदी के साथ उनका बड़ा अनबन चलता था, तो हमेशा खबर में होते थे। ठीक है चलो, तो कोई स्टेट गवर्नर हो या फिर कोई कंट्री का प्रेसिडेंट हो, ठीक है, उनके केस में रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, और रिप्रेजेंटेटिव को वो सारा पावर मिलता है, ठीक है। राइट टू वोट भी है, पोस्टल बैलेट वगैरह में वोट भी ये भी दे सकता है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट को मिलता था, जो एक प्रेसिडेंट को मिलना चाहिए वो हर एक चीज वो कर सकता है जो एक नॉर्मल मेंबर कर सकता है, ठीक है। मतलब प्रॉक्सी से ऑब्वियसली, मतलब ये प्रॉक्सी के केस में उनको काफी रेस्ट्रिक्शन है, बट ऐसे केसेस में रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सर रिप्रेजेंटेटिव मतलब पीए। रिप्रेजेंटेटिव मतलब
पीए पर्सनल असिस्टेंट या फिर कोई और? नहीं नॉर्मली देखो पर्सनल असिस्टेंट मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि पर्सनल असिस्टेंट ही होना चाहिए, क्या बोला, मैं अपॉइंट सच पर्सन एज ही थिंक्स फिट, ठीक है, एज ही थिंक्स फिट। आप मतलब उसको जो सही लगेगा उसको भेज सकता है जो प्रॉक्सी। हाँ ठीक है, अब ऑब्वियसली ऐसे लोग कोई अलग से अलग लोगों को तो भेजेगा नहीं ना, जानकार लोगों को ही भेजेगा, जो रिस्पॉन्सिबल है, नॉलेज रखते हैं, वही जाएगा। जैसे आईएएस आईआरएस ये सब हो गया उस तरह हाँ से। ऑब्वियसली सर ऐसा ही लोग जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास में तो ऐसे ही लोग होते हैं ना, ये सर। मतलब जो बेसिकली नॉलेज भी रखता है, जैसे कि जो चार्टर्ड है या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट है, ठीक है, साथ में अगर कोई आईएएस आईपीएस का एग्जाम भी क्रैक किया है, ठीक है, ऐसे ही लोग ही नॉर्मली जाएंगे। Representation of corporations, meeting of companies and creditors. Section 130. Representation of corporations, meeting of companies and creditors. Section 113. Section 113 of the Companies Act 2013 seeks to provide that where a body corporate is a member or a creditor, including a holder of debentures of the company, and it authorizes any person as its representative at any meeting of the company or any class of member of the company or at any meeting of creditors of the company, such representative shall be entitled to exercise the same rights and powers, including right to vote by proxy and by postal ballot on behalf of the body corporate which it represents. अच्छा एक बात मैंने वहां पर भी बोलना थोड़ा सा मिस हो गया, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, जैसे मानो ये वाला जो रिप्रेजेंटेटिव है ये किसका बोलो तो, मानो कि रिलायंस कंपनी टाटा कंपनी में शेयर होल्ड करता है, बात को समझे, रिलायंस कंपनी टाटा कंपनी में शेयर होल्ड करता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता, एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर होल्ड कर Yes, सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। अब मानो कि एक अब देखो सर, अब रिलायंस कौन हो गया, एक बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, अब बॉडी कॉर्पोरेट खुद थोड़ी ना जाएगा सर, मतलब मानो रिलायंस टाटा में अगर शेयर होल्ड करता है तो क्या रिलायंस खुद कैसे जाएगा, वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब रिलायंस के बिहाफ में कोई जाएगा टाटा की मीटिंग में, जब टाटा कंपनी अपना जनरल मीटिंग करेगा तो उसमें रिलायंस तो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, तो इनके बिहाफ में कोई रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा जो टाटा कंपनी की मीटिंग अटेंड करने, है ना, जिसको पावर कौन देगा, जिसको पावर रिलायंस कंपनी देगा। अब यहाँ पर क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन मीटिंग ऑफ कंपनीज एंड क्रेडिटर्स, वो कंपनी के मीटिंग में भी जा सकता है, क्रेडिटर के मीटिंग में भी जा सकता है। सेक्शन 113 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 seeks to provide that where a body corporate is a member of a creditor, बॉडी कॉर्पोरेट इज ए मेंबर, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट अगर मेंबर हो या बॉडी कॉर्पोरेट क्रेडिटर हो, मतलब जो कंपनी है वो किसी को लोन दिया है, बात को समझे, मतलब एक होता है जो शेयर होल्डर हो जाता है, दूसरा होता है जो शेयर होल्डर नहीं लोन प्रोवाइडर है, बात को समझ में आ रहा है सर, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ऐसा भी हो सकता है कि रिलायंस कंपनी टाटा कंपनी को लोन दिया है या फिर कोई माल सप्लाई किया है, लोन पे प्रोडक्ट सप्लाई किया है, तो अगर लोन पे प्रोडक्ट सप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। तो किसी दूसरे कंपनी के मीटिंग में, जिस कंपनी में आप शेयर होल्ड करते हो या जिस कंपनी में आप क्रेडिटर हो, मतलब मैं उनको क्रेडिट पे सामान दिया, बहुत बड़ा काम है सर ये, तो चाहे आप किसी कंपनी का मेंबर हो, चाहे आप किसी कंपनी को क्रेडिट में कोई चीज बेचे हो, ठीक है, इंक्लूडिंग अ होल्डर ऑफ डिबेंचर, तब अगर आप मानो कि जैसे आपको मैं कुछ दिन पहले इंडिया बुल हाउसिंग का एक शो कर रहा था, अगर आप लोगों ने वो क्लास किया है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर में, वहां पर मैंने इंडिया बुल हाउसिंग का एक डिबेंचर का एग्जांपल ले रहा था, उसमें अगर मानो आप किसी कंपनी का डिबेंचर होल्डर भी हो, ठीक है, डिबेंचर होल्डर मतलब कंपनी को लोन दिए हो आपने और कंपनी अपना मीटिंग कर रहा है, तो आप ऐसे डिबेंचर होल्डर भी जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन मीटिंग ऑफ कंपनीज एंड क्रेडिटर्स ऑफ ए मीटिंग, ठीक है, अगर आप कंपनी का मेंबर हो या क्रेडिटर हो या डिवेंचर होल्डर हो, तो आप किसी को कंपनी के बिहाफ में दूसरे कंपनी में एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हो। और मजा का बात है कि जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, मानो कि रिलायंस का जो रिप्रेजेंटेटिव है, मानो रिलायंस का रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर एक्स, जो टाटा कंपनी के एजीएम में जा रहा है, ठीक है, अब मानो जो मिस्टर एक्स है ये कंपनी का सीईओ है रिलायंस का, अब इनके लिए पॉसिबल नहीं है मीटिंग में जाना, ठीक है, या सीएफओ है, सीईओ नहीं सीएफओ, मतलब या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या तो सीएमए है, नॉर्मली ज्यादातर केस में ही लोग होते हैं,
या तो चार्टर्ड है या तो सीएम है, जो कंपनी का सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिनको रिलायंस अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के रखा है। लेकिन सीएफओ काफी बिजी पर्सन होंगे तो ये नहीं जा सकता, तो ये प्रॉक्सी को भेज सकता है। मतलब कंपनी ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया, रिप्रेजेंटेटिव ने प्रॉक्सी को भेज सकता है। इसलिए यहाँ पर बोला such representative shall be entitled to exercise the same right and powers including the right to vote by proxy and by postal ballot on behalf of the body corporate which he represents. ऐसा सेम कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में भी हो सकता है। प्रेसिडेंट गवर्नर के केस में भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रेसिडेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी प्रॉक्सी को भेज सकता है। Right to vote to proxy and postal ballot as the president or as the case may be by the governor could exercise the member of the company. मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी किसी को एज ए प्रॉक्सी भेज सकता है। एक 112 113 क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ओके सर। हाँ सर। अब यहाँ पर से देखो टाइप्स ऑफ वोट के बारे में है कि कितना तरह का वोट होता है। ऐसे तो वोट का जो मेन सेक्शंस है, जैसे वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, आप हाथ उठा के वोट दे दो, जैसे नॉर्मली बड़ा पॉपुलर है। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। वोटिंग बाय पोल, प्रॉक्सी सिर्फ वही वाला दे सकता है, ठीक है। सबके हाथ में से एक दे दिया जाएगा और आप अपना वोट दे दो, काउंट हो जाएगा। वोटिंग बाय पोल, वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, ठीक है। कभी अगर आप लोग नॉर्मल वोट भी दिए होंगे तो शायद पोस्टल बैलेट में थप्पा या टिक लगाना पड़ता है, ठीक है, बैलेट पेपर में, जिसको बैलेट पेपर बोलते हैं। पोस्टल बैलेट मतलब जैसे नॉर्मल वोटिंग होता है ना, देश का जो चुनाव होता है, लोकसभा विधानसभा, मतलब कुछ ऐसा ही जैसे है। पहले होता था। हाँ, जैसे ये पोस्टल बैलेट पहले होता था, ये सब, ठीक है। आजकल होता है ईवीएम के थ्रू से, है ना, इलेक्ट्रॉनिक Yes, sir. मशीन होता है, एक टैंक करके आवाज होता है ना देने के बाद। सब लोग वेट करते हैं कब मेरा आवाज आएगा, आवाज नहीं होगा तो फिर मेरा वोट बेकार हो गया, जो भी हो। तो ये नोटा पे डाल देना। नोटा पे डालना नहीं सर, वोट क्यों खराब कर, वोट किसी को तो दे दो, जो प्रार्थी पसंद है उसको दे दो, जो पार्टी पसंद है उसको दे दो, नोटा में काहे में। तो मैं तो नोटा में मैं कभी नहीं दूं, किसी ना किसी को दूंगा। हाँ, अगर सब राक्षस दिखे तो दे सकते हैं। अच्छा, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स 107 बोला है, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स के बारे में। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस 108, वोटिंग बाय पोल 109 एंड वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट 110, ठीक है। ये 4 सेक्शंस हैं। अब इसमें थोड़े डिटेल्स में आगे आगे बोला है सर कि 107 के थ्रू से आप क्या कर सकते हो। द रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, ये तो बोल दिया वोटिंग के बारे में, और कुछ ऐसा है जिसमें आपको रिस्ट्रिक्शंस भी दिया है। तो वोट कास्ट बाय द शेयर होल्डर प्ले ए डिसिसिव रोल, ठीक है, डिसाइसिव रोल इन द बिजनेस प्रपोज्ड इन द जनरल मीटिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग रोल प्ले करता है कि एक मीटिंग में क्या डिसीजन लिया जाएगा, कंपनी के जनरल मीटिंग में क्या डिसीजन लिया जाएगा, ये वोटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है। एन इक्विटी शेयर होल्डर हैज अ राइट टू वोट फॉर एवरी मोशन, इक्विटी शेयर होल्डर का हर मोशन के लिए राइट टू वोट है उसका। However, as per the section 47 of the Companies Act 2013, preference shareholder is entitled to vote only for resolutions pertaining to his right. मतलब अगर किसी जगह में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट का मैटर आता है तो अपने ही मैटर में वो वोट दे सकता है। बट इक्विटी शेयर होल्डर किसी भी मैटर में वोट दे सकते हैं, एवरी मोशन, हर मैटर में इक्विटी शेयर होल्डर वोट दे सकता है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है ना कंपनी का, वो कंपनी का ट्रू ओनर होते हैं। अब ट्रू ओनर क्या है ना, ट्रू ओनर मतलब प्रेफरेंस और इक्विटी का फर्क मैंने आपको, शायद जो लोग प्रीवियस क्लासेस सुने हो ठीक से वो सुनना देखना, वहां इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में डिटेल्स में बातचीत करके रखा, शेयर कैपिटल में या फिर किसी और चैप्टर में, या फिर बाद में फिर से करूंगा सर। ये सब अनएंडिंग डिबेट वाला बातें हैं और चलता रहता है। तो ट्रू ओनर है जो इक्विटी वाले हैं ना, ये ट्रू ओनर है। मतलब अगर कंपनी लॉस करेगा तो भी कंपनी के साथ है, अगर कंपनी प्रॉफिट करेगा तो भी कंपनी के साथ है, अगर कंपनी उनको कुछ पेमेंट ना भी करता है, डिविडेंड ना भी देता है, तो भी इक्विटी वाले कुछ नहीं बोलता, राइट भी नहीं है। मतलब ना तो कुछ बोलता है और ना ही कुछ राइट है। मतलब अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दिया, ठीक है, तो इक्विटी वाले ना ये नहीं बोलेगा कि भाई डिविडेंड क्यों नहीं दिया, लीगल राइट तो नहीं है।
हाँ, कंपनी जानबूझ के प्रॉफिट कर रहा है, डिविडेंड नहीं दे रहा है, तो फिर ऐसे केसेस में इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में पावर है सर, वो काफी कुछ कर सकता है मीटिंग में। इसीलिए तो मीटिंग होता है, ताकि कंपनी किसी को धोखा ना दे सके, तो कंपनी का बस चले ना। तो मतलब काफी सारा कंपनीज है, देखो सर ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर मैनेजमेंट खराब है ना, इतना सारा लॉ क्यों बनाया जाता है? लॉ इसलिए बना जाता है कि जो कंपनी मैनेजमेंट है, एक मैनेजमेंट अगर घोटाले वाला मैनेजमेंट निकल गया ना, तो गड़बड़ हो सकता है, पब्लिक का पैसा रिस्क में आ सकता है। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में पैसा लगा देते हैं, तो लीगल राइट्स वगैरह होना चाहिए ना, कि अगर कंपनी जानबूझ के आपका पैसा मार रहा है, डिविडेंड दे नहीं रहा है, अगर कंपनी लॉस मेकिंग है, डिविडेंड नहीं दे पाता, तो उसको प्रॉपरली प्रूफ करो कि भाई ये कंपनी देखो प्रॉफिट नहीं कर पाया, तो मैं कैसे कहां से डिविडेंड दूं, ये माना जा सकता है। लेकिन कंपनी कमा रहा है फिर भी शेयर होल्डर को नहीं दे रहा है, ठीक है, तो फिर ये सब बात हो सकता है। और मीटिंग में यही सब डिस्कशन होता है। शेयर होल्डर अपना राइट, हक का बात जरूर करेगा, मतलब शेयर होल्डर का हक है पूरा मैटर, और इसीलिए ये सब चीजें काफी डिटेल्स में देखना पड़ता है। और जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, इनको सारा लीगल मैटर ठीक ठाक से फाइल करना पड़ता है, ड्राफ्टिंग प्रॉपर करना पड़ता है। जो लीगल ऑडिटर होते हैं, तो ऑडिटर का भी बहुत बड़ा पावर है, सब कुछ ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो कंपनी का सीएफओ बनता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वगैरह, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ घोटाला है ना, तो ये लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। तो कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है सर, लाख लाख हजार हजार करोड़ का डेली का ट्रांजैक्शन चलता है मार्केट में। डेली लोग, कितने सारे लोग शेयर होल्डर बनते हैं, कितने सारे लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग छोड़ते भी हैं, कभी ये कंपनी कभी वो कंपनी। तो ये बहुत बड़ा, मतलब क्या बोले सर, मेला लगा हुआ है। हाँ, जैसे मेला मूवी का एक गाना है ना, कि मेले में मतलब शेयर इक्विटी वाले और प्रेफरेंस शेयर वाले का खेला, ठीक है। मतलब मेले में हर दिल अकेला नहीं सर, यहाँ पर हर लोगों का खेला है। मेला में सबको ही अपना अपना हक जरूर दिखा सकता है। तो बात ऐसा है कि जो इक्विटी वाले हैं वो हर मोशंस में है, लेकिन जो प्रेफरेंस वाले हैं वो सिर्फ अपने हक के टाइम पे हैं, हर मैटर में नहीं कर बात कर सकता, वोट नहीं दे सकता। तो कंपनीज एक्ट प्रोवाइड फॉर वेरियस मोड्स थ्रू व्हिच शेयर होल्डर कास्ट हिज वोट, जिसमें शो ऑफ हैंड्स 107, इलेक्ट्रॉनिक मींस 108, डिमांड ऑफ 409, पोस्टल बैलेट 110, ठीक है। अब 106 का क्या है? 106 क्या बात करता है? 106 बोलता है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। कुछ केसेस में आपका वोटिंग राइट्स में रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है। अब जब आपके आपके वोटिंग राइट में रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा बात है कि क्यों रेस्ट्रिक्शन लगेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं 2 मिनट थोड़ा, अब बात जब कर ही दी है तो थोड़ा बात कर ही लेते हैं। The section overrules the whole of the Companies Act 2013. कैसे? And provides that the article of association of a company may provide that no member shall exercise any voting right in respect of any share registered in his name on which any amount is due from him on calls or any other sums payable to the company. मतलब अगर आपका कंपनी के पास कोई भी पैसा जो आपने कंपनी को वादा किया था देने के बारे में, मतलब कंपनी जब आपको एप्लीकेशन दिया था तो आपने बोला था कि हाँ मैं इतना शेयर को दूंगा, मतलब कंपनी फेस वैल्यू रखा था हमारा 10%, कंपनी आपको बोला था कि आप 10,000 शेयर 1 लाख शेयर होल्ड करो, तो 1 लाख करके 10 करके जितना होता है 10 लाख आपको कंपनी को देना था। आपने कंपनी का 10% करके फेस वैल्यू है, ये सब आप लोग कंपनी अकाउंट्स में भी करते हो सर। अब 10 में से मैंने एप्लीकेशन में 2 दिया, अलॉटमेंट में 3 दिया, आपकी कॉल मनी में और 3 दिया, बट अभी भी 2% 3% बाकी रखते हैं। तो अगर आपका कोई पैसा बाकी है ना, तो आपका वोटिंग राइट्स रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, ठीक है, कि भाई इस बंदे का तो वोट मतलब पूरा पैसा क्लियर नहीं है, इनका वोटिंग राइट्स अभी पाबंदी लग जाएगा, ठीक है। द कंपनी हैज एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन, ठीक है, लियन रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। लियन में क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। सेक्शन 106 सबसेक्शन 2 also suggests that a company shall not prohibit any member from exercising his voting right on any other ground except the ground mentioned one, मतलब ये जो है उसको छोड़कर और किसी ग्राउंड में वोटिंग राइट नहीं छीन सकते, ठीक है। On a poll taken at a meeting of a company, member entitled to more than one vote or his proxy were allowed. अगर कंपनी में मीटिंग में वोट दे रहा है, एक से ज्यादा वोट है उसका, या फिर प्रॉक्सी को बोल रहे हैं कि आप वोट दे सकते हो प्रॉक्सी के बिहाफ में, और अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू वोट फॉर हिम एज द केस में भी, मतलब अदर पर्सन मतलब रिप्रेजेंटेटिव, या तो आप खुद वोट दे दो, या तो प्रॉक्सी भेज दो, या फिर आप अगर आप ऐसे कोई बंदे हो जो रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, जैसे कि अगर आप गवर्नर हो, अगर आप कंपनी हो, अगर आप प्रेसिडेंट हो, तो आप रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते, as the case may be, need not, if he votes, use all his votes are cast in the same way all the vote he uses, मतलब जो भी वोट देगा या तो फेवर में देगा या तो अगेंस्ट में देगा, मतलब थोड़ा फेवर थोड़ा अगेंस्ट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन द सेम वे ऑल द वोट ही यूजेस, अगर उसका एक से ज्यादा वोट है
तो ऐसा नहीं कि एक वोट आप फेवर में दोगे, एक वोट आप अगेंस्ट में दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो परसेंटेज ऑफ वोटिंग के ऊपर होता है ना, कि मेरा 10% वोटिंग राइट है तो मैं 5% फेवर में दूंगा, 5% अगेंस्ट में दूंगा, ऐसा नहीं है। जो भी है सेम वे में दो, फेवर में हो तो फेवर में दो, अगेंस्ट में हो तो अगेंस्ट में दो। ऑल्सो सच मेंबर कांट साइन रिक्विजिशंस फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और अगर उसके एक से ज्यादा वोटिंग राइट है तो ऐसे केसेस में वो ईजीएम के लिए भी रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता, ये लॉ में बोला हुआ है। ठीक है, साथ में कुछ नोट भी दे दिया, बोलता है कि where the article of the company do not contain any provisions restricting the exercise of voting right of member, a member cannot be prevented from voting. ठीक है, even though calls or other sum payable by him have not been paid or the company has exercised any right of lien over his shares, but where the article contain any such provisions and the shares forfeited for non-payment of calls, कॉल मनी नहीं दिया, जैसे आप लोग कंपनी अकाउंट्स में नहीं किए थे बाबा बचपन में, हाँ क्लास 12 में ही तो सिखाया जाता है कि अगर कॉल मनी पेंडिंग है तो फिर वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो आर्टिकल में लिखा होता है कि भाई बंदे का 10 टका का फेस वैल्यू था शेयर कंपनी में, एक टोटल 10 लाख शेयर कंपनी को वो देने वाला था, 10 लाख करके 10 टका करके जितना होता है, तो कंपनी ने उसको, कंपनी में उसने 10 में से मानो 5 दिया या 7 दिया, ठीक है 7 रुपीज दिया, 3 रुपीज नहीं दिया, तो बाकी अगर पूरा पेमेंट नहीं करोगे तो कंपनी फॉरफिट भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए क्या बोला, बट वेयर द आर्टिकल कंटेन एनी सच प्रोविजंस एंड द शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स हैव बीन रीअलोटेड। ठीक है, तो उसको रीअलोट करना पड़ सकता है। द न्यू अलॉटिंग, मतलब रीअलोट मतलब किसी और को रीअलोट कर देगा। द न्यू अलॉटी बीइंग लायबल फॉर द बैलेंस रिमेन अनपेड ऑन दिस शेयर्स विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट सो लॉन्ग एज एनी कॉल्स रिप्रेजेंट प्रेजेंटली पेबल ऑन द शेयर्स रिमेन अनपेड। मतलब सिंपल बात है, जिस पर्टिकुलर शेयर का एनी अमाउंट अनपेड रहेगा एज पर द आर्टिकल, ठीक है, तो उस केस में वोट थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाए। अब ऐसे देखो, आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखोगे ना, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ वोटिंग बाय जॉइंट शेयर होल्डर्स, मानो किसी पर्टिकुलर शेयर में जॉइंट शेयर होल्डिंग कंपनी, सपोज दैट मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, ठीक है, आर जॉइंट शेयर होल्डर्स ऑफ गोल प्राइवेट लिमिटेड एंड दे होल्ड 500 शेयर्स, 500 शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का 500 शेयर होल्ड करता है मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। Regarding a particular special business being transacted at the extraordinary general meeting, कंपनी में EGM बुलाया गया। EGM कब बुलाया जाता है, जब AGM में डिस्कशंस पूरा नहीं होता और इमरजेंसी आ गया कि एक साल वेट नहीं कर सकते, क्योंकि AGM तो एक साल में ही होता है ना, साल में एक बार। अब कितना टाइम गैप में AGM होना चाहिए नहीं होना चाहिए आगे आगे बात करेंगे सर, लेकिन नॉर्मली एनुअल मीटिंग है ना, तो एनुअल जनरल मीटिंग तो एक साल। लेकिन अब मानो EGM कब बुलाया जाएगा, जब एक साल के लिए वेट करना पॉसिबल नहीं है तो EGM बुलाएंगे, और उस पे स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा है। अब व्हाट इज स्पेशल बिजनेस सर, जो भी ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, ऑर्डिनरी छोड़ के, अब ऑर्डिनरी में क्या आता है, मैं आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, आज भी थोड़ा सा समझाया, अड्डा, अड्डा छोड़ के जो भी बात करें वो स्पेशल बिजनेस है। तो क्या कहता है, रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर स्पेशल बिजनेस बीइंग ट्रांजैक्टेड एट द EGM of the company, Mr. Iyer is in the favor of the decision, whereas Mrs. Iyer is against the resolution। मतलब ऐसे तो होता है ना मियां बीवी में, हाँ सर, हस्बैंड वाइफ तो ऐसे ही चलता रहता है, हाँ हस्बैंड बोलता है हाँ, वाइफ बोलते हैं ना, तभी तो तू मैं चलता है और झगड़ा होता है। हर फैमिली का कहानी है, हर किसी को पता है सर, हर फैमिली में हर कोई अपने माँ पापा को भी देखते होंगे, अगर जो लोग हस्बैंड वाइफ है, जैसे हम लोग भी करते हैं नॉर्मली, हम हाँ बोलते हैं तो मैम ना बोलते हैं, बहुत सारे चलता रहता है सर, ये हर फैमिली का एक नॉर्मल किस्सा है। लेकिन यहाँ पर कंपनी में आके हो गया तो ज्वाइंट शेयर होल्डिंग में कि मिस्टर अय्यर बोल रहे हैं कि हम मोशन के फेवर में है, मिसेस अय्यर बोल रहे हैं नहीं हम अगेंस्ट में, दोनों अलग माइंड। सो डिसाइड हाउ वुड द वोट बी कास्टेड इन केस ऑफ दिस सिचुएशंस, ऐसे केसेस में वोट कैसे कास्ट किया जाएगा। तो जॉइंट शेयर होल्डर मस्ट कंकर इन वोटिंग अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड टू कंट्री। ठीक है, मतलब जॉइंट शेयर होल्डर मस्ट कंकर इन वोटिंग अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड टू द कंट्री। अगर आर्टिकल इसके अलग से कुछ नहीं बोला है तो वो लोग वोट दे सकता है। तो वोटिंग इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर इज डन इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, मतलब कंपनी के रजिस्टर किसका नाम पहले, which is determined on the basis of order in which their names appear in the register of member। मतलब सीनियरिटी बाय एज नहीं दे बाबा, मतलब ऐसा नहीं कि मिस्टर अय्यर एज में बड़ा है तो उनको उनका बात सुना जाएगा। ठीक है, कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम पहले, the joint shareholder have a right to instruct the company as to order in which their names are to be appear in the register। तो ऐसे केसेस में जिसका नाम पहले है वो अपना वोट दे सकता है, ठीक है, और वो किसी एक पर्टिकुलर मैटर में ही वोट दे सकता है। समझ में आया सर? यस सर। हाँ सर। ये सब कितना सारा झमेला है बोलो तो, हाँ मतलब घर का झगड़ा कंपनी के मीटिंग में भी चल रहा है,
अच्छा, कंसिडर a situation where directors are also the shareholder of the company. अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर ही कंपनी का मतलब शेयर होल्डर है तो director who are also shareholder of the company stand in a fiduciary relationship, मतलब close relationship with the company in their capacity of director. However, a director should vote as a common shareholder, would vote in a general meeting and need not be influenced by the fact of his being a director. एक डायरेक्टर भी कंपनी का एक आम शेयर होल्डर की तरह ही होता है और वो कंपनी के मीटिंग में वोट दे सकता है अपने जो भी उसका वोटिंग कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से, ठीक है। मतलब एक मतलब डायरेक्टर होने के नाते कोई स्पेशल इन्फ्लुएंस नहीं होता। जैसे प्राइम मिनिस्टर अपना वोट देते कि नहीं देते, या चीफ मिनिस्टर अपना वोट देते कि नहीं देता अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंसी में। जब वोट होता है चाहे मोदी या ममता दीदी या जो भी अपने अपने स्टेट का, लालू प्रसाद या नीतीश कुमार जो भी अपने अपने स्टेट पे चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, अपना वोट देता है ना, बिल्कुल। मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो स्पेशल कुछ हो जाएगा, अरे कुछ स्पेशल नहीं होगा, आप भी वही हो जो हम हैं। हाँ, बस आप थोड़ा खास हो क्योंकि आप हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं, बस एक्स्ट्रा पावर आपके पावर के कारण। ठीक है सर, तो ये था कुछ स्पेशल क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस एज वेल एज कुछ वोटिंग एक्सेप्शनल पॉइंट्स। अब वोटिंग के बारे में डिटेल्स डिस्कशंस मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ करता हूँ, जहाँ पर मैं 107, 108, 109, 110, ठीक है, और रेजोल्यूशंस के बारे में, मीटिंग के बारे में कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट दिन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सर, ठीक है। इस दिन मैं रेजोल्यूशंस में भी बात करूंगा कि कितना कितना रेजोल्यूशंस होता है, रेजोल्यूशंस पास करा गया उसका कुछ प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे आज मैं आपको मिनट्स के बारे में बताया, नेक्स्ट क्लास में आपको रेजोल्यूशंस के बारे में बताऊंगा, उसका प्रैक्टिकल कुछ भी बताऊंगा कि कैसे कैसे रेजोल्यूशन लिया जाता है और रेजोल्यूशन लेने के बाद उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, आई मस्ट डिस्कस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी बात चर्चा करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद डिटेल्स क्वेश्चन आंसर में भी बातचीत करेंगे, और ये जो टॉपिक है काफी वाइटल टॉपिक है, ठीक है सर। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे सर 1 जनवरी छुट्टी रहेगा, 31 तो संडे गिर रहा है ना, तो 31 तो नहीं, 31 तो कल है, 1 जनवरी संडे है। 30 हाँ हाँ, तो कल और 1 तारीख तक छुट्टी रहेगा, 2 तारीख तक शायद छुट्टी रहेगा, 3 तारीख ऑनवर्ड्स, 3 या 4 तारीख से फिर से क्लास होगा। मैं व्हाट्सएप में आप सबको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। 2 दिन छुट्टी रहेगा सर, 2 से 3 दिन। उसके बाद 3 या 4 तारीख ऑनवर्ड्स वापस सब क्लास नॉर्मल हो जाएगा। जो कुछ भी डिसीजन होगा क्लास के बारे में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में अपडेट दूंगा, आप लोग थोड़ा अपडेट हो जाएंगे, ठीक है सर। चलो फिर, गुड नाइट।